अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह यही कहते हैं कि जरूर आइए, इसमें अल्फाज आवाज जरूर मिलाइए अपनी, लाखों लोगों तक आपकी आवाज जाएगी, पर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे साथ एक और कॉलर आ गए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आप मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है ना, क्या कहते हैं, मैं उनसे थोड़ा सी बात कर लूं तो उसके बाद आपसे बात करती हूँ। क्या ख्याल है आपका? आप सेकंड कॉलर है, वो पहले कॉलर। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं नास मौजूद हैं, तो आज हम बात करेंगे। पहला टॉपिक हमने यही दिया है कि सेकंड टॉपिक तो हमारा हमेशा से ये, कल भी हमारी इस टॉपिक पे बात हुई है तहरीक आदम एतमाद की, कि शहबाज शरीफ थोड़ा सा बीमार है, और अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है ना, पहले चौधरी बरादरान से मिलना मुलाकातें की, अब एमक्यूएम के पास जाएंगे, तो इस पे हम बात करेंगे। मगर थोड़ा मार्च ब्रेक आने वाला है, वुमेन्स डे आने वाला है, और हम इस औरत मार्च पे बात करना चाह रहे हैं कि औरत किस किस्म की आजादी चाहती है, औरत का क्या मकसद है। तो मेरे साथ अभी मौजूद है एक कॉलर जिनका नाम नाज है, और ये पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी और यहाँ पे भी मास्टर से पढ़ाती है। तो वेलकम करते हैं इनको अपने शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? बस जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में बुलाया जी। जी, मैंने आपसे कहा कि आप आइए, और जरा सा औरत मार्च के ऊपर हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे थे कि आप बताइए कि औरत किस किस्म की आजादी की डिमांड करती है और किस किस्म की आजादी चाहती है जो औरत मार्च मनाने के लिए निकलती है। और ऊपर से आपने देखा कि ये बैनर और नारे किस तरह के लगते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने पहले भी देखा था। अभी तो कोशिश कर रही है हुकूमत कि इस पे पाबंदी लगा दी जाए औरत मार्च पे, इसलिए कि वो इस तरह की औरत किस किस्म की आजादी चाहती है। वो औरत इस तरह के जो एक एनजीओ बनी हुई है औरत मार्च के लिए, आपको भी पता होगा, पाकिस्तान से आप आए यकीनन है और आई हैं पाकिस्तान में रह के। तो जब ये लोग नारे निकालने के लिए, लगाने के लिए निकलती हैं और जल्द से जुलूस की तौर पे निकलती हैं, तो फिर डिमांड कर रही होती हैं कि मेरी मर्जी मेरा जिस्म, जिस तरह पहले भी नारे लगे थे और अभी भी यही है कि मेरा बिस्तर, तो और क्या कहते हैं, मेरी मर्जी है मैं खाना गर्म करके दूं ना दूं, और मेरी मर्जी है कि मैं बिस्तर गर्म करूं ना करूं। तो ये इस तरह की किस्म की नारेबाजी एक मुल्क के अंदर इस तरह का किया जाए, तो आप इस सिलसिले में क्या रोशनी डालेंगे कि इस तरह के जो नारे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी जी बहुत शुक्रिया मीना साहिबा जी। और सबसे पहले तो बात यह है कि हम दोनों खुद औरतें हैं जी, और उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें ये जानना चाहिए कि औरत मार्च का मकसद क्या है। मकसद क्या? जी जी उसकी सबसे बड़ी कि हमें ये जो जितने भी जो ज्यादातर पोस्टर लेके निकलती हैं या जुलूस निकलती हैं, उसमें एक्चुअली जो औरत मार्च इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। ये एक तरह की अवेयरनेस थी कि जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट है उसको रोकना चाहा था जी। और उसको आगे बदलते बदलते उन्होंने एक वो जो कहते हैं ना एक मॉब ने फन की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो ये हम औरतों को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं कि जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस है या वायलेंस है या वो चीजें जो उन औरतों की इज्जत नहीं है, वो उसके लिए कैसे आवाज उठा सकती हैं। क्योंकि अगर मैं उनसे ये सवाल खुद करूं कि क्या जो लोग जो औरतें ये बाहर निकल रही हैं अपने घरों में जरा थोड़ा सा झांक के देखें कि उनके घरों में छोटी बच्चियां काम करती हैं, वो भी तो औरतें हैं। जी। वो उनकी वर्क प्लेस है, क्या उनके लिए जिन घरों में वो काम कर रही हैं, क्या वो उनके लिए आवाज उठा रही हैं या वो अपने घरों से निकल के बाहर एक मीडिया के सामने आके एक और तरह का ड्रामा पेश कर रही हैं। मैंने चंद पोस्टर देखे थे, इस पे मुझे दुख भी हुआ था कि दुपट्टा आप अपनी आंखों पे बांध लो, कुछ इस तरह के स्लोगन थे। स्लोगन तो देखिए आपने, आपके सामने कैसे निकल रहे थे कि कहा कि तरीके से बैठो, तो कह रही है कि लो सही होके बैठ गए, अब बताओ क्या कहोगे। इस तरह के नारे बैनर उठा के बाहर सड़कों पे निकलना, इसका क्या मकसद है? इसका मेरे ख्याल में तो मैं तो बिल्कुल जी मेरा अपना ओपिनियन यही है कि ये तो बिल्कुल अपनी बेइज्जती करने वाली बात है। औरत तो घर की खुद एक रानी है। देखिए जब औरतें कहती है ना मैं घर की नौकरानी हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको एक बात ये समझाना चाहूंगी कि ये आपकी एक छोटी सी ममलिकत है जिसमें आपके घर वाले और आप खुद अपने आप को एक मलका तस्वर करें।
जी। और जब आप अपने आप को एक मलका तस्वर करते हैं तो आप अपनी इज्जत को उसी हिसाब से देखिए। आप अपने घर में नौकरानी नहीं, अल्लाह ताला ने आपको एक तरह से पूरी बादशाह दी है कि आप अपने घर को चलाओ। वो चीज जो कुदरत की तरफ से आपको मिली है, औलाद है, जिम्मेदारी है, उसी में आपकी जिंदगी है। और दूसरी बात ये है कि जब ये छोटी उम्र में जब ये कहती है कि हम ये नहीं करेंगे, हमारे से हम बर्तन नहीं धोएंगे या मर्द हमारे साथ आधा काम करे, हमारा ये हिस्सा नहीं है, तो सबसे पहले उन औरतों के लिए जो ये इसके लिए आवाज उठाती हैं, तो मेरी सबसे प्यारी जो एक मेरे लिए एक नसीहत क्या एक गाइडलाइन है कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने घर में उसी तरह हाथ बढ़ाया है। हजरत खदीजा का, हजरत आयशा का, अपनी बेटियों का, सब उनके साथ उसी तरह काम किया करते। मगर आपने ये तो आपने सही कहा कि वो जी औरतें कैसे अपने आप को किस जगह पे लाके आजादी का मकसद देना चाह रही हैं, जबकि इस्लाम में सबसे ज्यादा औरत की रिस्पेक्ट दी गई है जी। और कुरान में भी यही बात है कि आपकी सबसे ज्यादा जो इज्जत और प्यार की हकदार है ये आपकी बेटियां, आपकी जो बीवी है, जो आप उस पर खर्च करोगे उसके ऊपर है। आजादी का ये मतलब नहीं है कि आप कपड़ों से बाहर हो जाओ और बाहर निकल के कहो। तो अभी आप देख रही हैं कि हमारे माशरे में तो यही सब चीजें हो रही हैं जो पिछली दफा भी हुई थी, बहुत ज्यादा इशू उठा था इस चीज के लिए, और अभी भी सेम इसी तरह के प्रोग्राम आने वाले हैं। अब तैयारियां शुरू हैं, बैनर निकल रहे हैं, तो हुकूमत शायद पाबंदी लगाएगी, अभी तो नहीं लगाया। तो आप बताएं कि ये लोग कहते हैं कि जी ये इनकी अलग ही ये औरतें होती हैं, ये अलग ही किस्म की औरतें होती हैं और निकलती हैं, उकसाती हैं लोगों को और अपने साथ जमा करती हैं और बहुत बड़ी रकम देती हैं। तो आप बताइए कि पाकिस्तान में इस तरह की एनजीओ बन गई हैं क्या? ये औरतें किसी के लिए काम करती हैं जो इस तरह के लेके औरतों को लेके निकलती हैं? जो वहां के मसाइल हैं औरत के, उस पर तो ये लोग बात नहीं करती हैं। बात ये करती हैं अपनी ही चीज को लेकर आगे निकल रही होती हैं और ऐसे से गलत गलत नारे लगा रही होती हैं, इस तरह के बैनर निकल रही होती हैं लेकर, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को भी अपने इसमें शामिल करती हैं। तो आप बताएं कि ये क्या प्रेजेंट करती हैं, ये जो मुल्क के अंदर होता है? जी ये मैं आपको बताऊं कि इस सारे प्रोटेस्ट या इस सारी जो उन्होंने औरत मार्च रखा हुआ है, इसके पीछे ये खुद अपने आप को हाईलाइटेड कर रही है जी। और जब ये अपने आप को हाईलाइटेड कर रही हैं तो ये एक आम मिडिल क्लास या लो क्लास औरत जो है ये उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। और मेरा ख्याल है कि ये बैनर पकड़ के इससे आजादी नहीं मिलती है। पहले तो सबसे पहले ये औरतें हमें ये बता दें कि आप किस आजादी की बात कर रही हैं जी। आप कपड़ों से बाहर निकलने को आजादी की बात कर रही हैं कि आप जो हमारा एक इस्लामिक सेटअप है क्या आप उसके खिलाफ जाना चाह रही हैं? मुझे तो इनकी यही बात की समझ नहीं आ रही। आपने बिल्कुल सही कहा। इनके एजेंडा क्या है? इनके पीछे बिल्कुल बहुत प्यारी बात की, इनके पीछे एजेंडा क्या है। ऊपर से ये कि आपने ये कहा ना कपड़ों से बाहर निकलना चाह रही हैं, सेम यही चीज हो रही है हमारी अपनी कंट्री के अंदर। हम चले अगर बताते हैं कि वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है, वुमेन्स डे तो इसलिए मनाया जाता है कि चलो वुमेन्स जो आगे बढ़ के मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, एक फकर के साथ, एक इज्जत के साथ काम करती हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, समझ लें। मगर हमारे मुल्क के अंदर इसको किस नजरिए से देखा जाता है, औरत किस किस्म की आजादी चाहती है। तो अब मैं तमाम कॉलर से कहूंगी कि जरूर आके इस पे बात करें। आपने बहुत अच्छी बात की है कि क्या कपड़ों से बाहर निकलने के बाद ही वो आजादी चाहती हैं। और आप ये देखें कि यहाँ की मुल्कों में तो होता था कि मर्द मर्द के साथ रिलेशन बढ़ाए तो उसको गे का कानून पास किया हुआ है, लेस्बियन और गे का। पर अब हमारे मुल्कों में भी सेम ये चीजें लेकर आया जा रही हैं। क्या वजह है ये? इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस कानून को भी पास किया जाए। आप बताइए जरा से किस तरह हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब घरों में वो तालीम नहीं रहेगी तो हम जो सोशल मीडिया है उसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है जी। हमारे पास सबसे बड़ी गाइडलाइन है, अगर आप देखें सूरह अहज़ाब है, अगर माएँ या हम बच्चियां सूरह अहज़ाब को मुकम्मल तौर पे पढ़ के देखें तो उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली दफा ये हुक्म हुआ कि आप अपनी बीवियों को कहें कि वो अपने ऊपर ओढ़नियां ले लें और अपने आप उसको ढांप ले ताकि आपको कोई हरास न कर सके। क्योंकि आपको उस चीज के साथ में एक छोटी सी जो बड़ी सादी सी मिसाल है, अगर आप अपना सेल फोन नया लेते हैं तो आप उसको फौरी तौर पे उसके हिसाब से उसका कवर ढूंढते हैं कि मेरे फोन को नुकसान ना पहुंचे। वो तो एक मटीरियलिस्टिक चीज है। आप देखिए कि सारी आपका जो जिस्म है या आपका अपना आप है वो सबसे कीमती है।
आप सही। उसको कैसे कपड़ों से बाहर करके उसकी अपनी वैल्यू कम कर रही है। तो ये जो एजेंडा है कि मैं मेरा जैसे मेरी आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मेरी मर्जी है कि मैं खाना मेरी मर्जी है मैं खाना बना के दूं ना दूं, किस तरह की बातें औरतें करती हैं और यही नारे निकाल रही हैं। और छोटे बच्चों को क्या दे रही है सबक, क्या दे रही है मीडिया? तो अभी ये देखिए नई जनरेशन को क्या दे रही है जी। एक जॉब करने वाली औरत कभी इस तरह बाहर निकल के इन चीजों में कभी भी हिस्सा नहीं ले सकती जी। मैं खुद एक माँ हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, मैं बीवी भी हूँ, मैं दादी भी हूँ जी। इन सब चीजों में मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो सही तालीम है मैं उसको उसी हिसाब से लेके चलूंगी कि बेटी आजादी का मतलब ये है कि मैं ज़हनी तौर पे इतनी ज्यादा तालीम याफ्ता तुम्हें कर दूं कि तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी आए, तुम्हें अपने लिए अपनी आवाज उठानी आए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बैनर उठा के बाहर निकल जाऊं। मैं किसके लिए बैनर उठाऊंगी? किस मर्द के खिलाफ? अपने बाप और बेटों के खिलाफ उठाऊंगी? मेरा सबसे पहला राइट ये है कि मैं अपने बेटों को वो तालीम दूं कि वो औरत को इज्जत देना सीखें। घर में जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को वो इज्जत दे, ताकि कल को जो उनके आपके घर में जो औरत आए या बाहर जो कोई औरत मिले वो उसको इज्जत देना सीखे। इसका नाम आजादी है। और अगर आजादी के लिए इन्होंने मार्च करना है तो मेरी सबसे ज्यादा इनके लिए एक ही सजेशन है, खुदा के लिए अपनी कौम की बेटियों को तालीम याफ्ता करें। जब आप तालीम याफ्ता करेंगे, हर घर में तालीम आएगी तो उसे अपनी इज्जत का पता चलेगा। उस मार्च का कोई फायदा नहीं है कि आप बैनर उठा के और आप ऊट पटांग किस्म के अगेंस्ट इस्लाम आप चल रही हैं। हम एक इस्लामिक माशरे से ताल्लुक रखते हैं और मेरा ख्याल है कि जो आप जब अपनी बहू सिलेक्ट करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि क्या इसमें शर्मो हया है, क्योंकि इससे मेरी नस्ल चलनी है। जब आप इस चीज को देखते हैं तो आप सफा सोचते हैं कि क्या इसमें वो बातें हैं कि मेरी आगे जनरेशन को प्रॉपरली इस्लाम के मुताबिक ये चला सकेगी, माशरे में रिस्पेक्ट दे सकेगी। तो हमें वो उन बैनर की जरूरत नहीं है। ये जो सारा जो दूसरा माशरा है ये उनको देख के चल रहे हैं, ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। और मेरा ओपिनियन यही है कि हमें इसके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी नहीं बैनर लेके निकलो और आवाज उठाओ। आवाज उठानी है तो उन औरतों के लिए उठाओ जो जॉब के लिए कोशिश कर रही हैं, जो जॉब के लिए कोशिश कर रही हैं, जो अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रही है, उनके लिए आप खड़ी हो, उनके लिए बाहर निकलें कि आप उनकी क्या मदद कर सकती हैं, गवर्नमेंट से किस तरह आप फंडिंग ले सकती हैं, किस तरह उनकी हेल्प कर सकती हैं, किस तरह उनको सही तरीके से रास्ते पे जिंदगी की राह पे चला सकती हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि आप अपने लेके निकलती हैं बैनर उठा के तो आप नई जनरेशन को, नए छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ शामिल करती हैं, टीनेजर लड़कियों को अपने साथ शामिल करती हैं और किस तरह के नारेबाजी लगा के आप लोग नारे निकालती हुई जुलूस की सूरत में आप निकल के जा रही होती हैं। पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, पूरी आपके एक मुल्क जो पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है वो उसमें भी आपको कितने लोग आपको इस तरह गलत नजरों से देख रहे होते हैं और उनके साथ आप किस तरह बात कर रही होती हैं। तो ये कहां तक सही है? मैं तमाम कॉलर से पूछूंगी कि जरूर आके इसमें पार्टिसिपेट करें और जरूर अपनी आवाज मिलाएं कि ये आप मुल्क में पाबंदी लगाई जा रही है इस पे औरत मार्च पे, तो क्या वजह है? जबकि ये औरत का हक है, चले एक दिन मनाता है इंसान, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पर हमारे मुल्क में क्यों इस तरह की पाबंदियां आयद की जा रही हैं? तो कुछ तो रीजन है पीछे से, क्या वजह है जिसकी वजह से ये पाबंदियां लग रही हैं? आप क्या कहेंगी कि क्यों लगाई जा रही है? मेरा ख्याल ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि पाबंदी लगाने से पहले उसको पूरा क्लियर किया जाए कि आपके इसके मकासद तो बताए ना हमें, क्योंकि अगर वो उस पे नेगेटिव असर डाल रहे हैं, हमारी बच्चियों पे असर अंदाज हो रहे हैं, तो उसको बंद होना चाहिए ऐसी चीजों को। जैसे यहाँ पे हम सोशल मीडिया को अंडर कंट्रोल रखते हैं, अपने तालीमी अदारों में कोशिश करते हैं कि बच्चियों को इतना एजुकेट कर दिया जाए कि कोई आपको टच ना करे, कोई आपको गलत ना देखे। उस चीज को ट्रेंड करने के लिए हमारे मुल्क में भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बेटी और माँ की इतनी ज्यादा एक तरह से दोनों में दोस्ती की हद तक ये बात होनी चाहिए कि बेटी अपनी माँ जो है वो अपनी बेटी को बैठ के समझाए कि बेटे तुमने अपनी हिफाजत कैसे करनी है, किसी को गलत तरीके से टच नहीं करने देना है। इन सब चीजों को जब हम खुद अपने घर में तालीम का हिस्सा बना लेंगे तो हमें इन मार्च की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, मार्च जरूर करें उन औरतों के लिए जो हमारे लिए रोल मॉडल है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी अपने आप को आगे जाने से, राइज अप करने से नहीं रोका। वो राइज अप हुई हैं, उनके इनिशिएटिव आगे गए हैं, उनका कॉन्शियस उनको आगे लेके गया है
और उनकी सक्सेस खुद बोल रही है कि वो औरतें जिनको जो कैसे ऊपर माशरे को लेके उठी हैं। आपकी मिसाल सबसे आगे है कि आपने कनाडा में आके इतनी मेहनत के साथ यहाँ आप कैसे अपनी आवाज उठा रही हैं। तो आप एक औरत हैं, आप कैसे सबको आगे गाइडलाइन दे रही हैं। और हमारे लिए भी एक इनिशिएटिव है कि अगर समीना ये काम कर रही है तो हम क्यों नहीं अपनी फील्ड में आगे निकल के पॉजिटिवली अपना रोल मॉडल क्यों नहीं बन जाते हैं। बजाय ये कि बैनर उठा के सिर्फ क्या हमें लिबास पे ही बातें आती हैं या हमें वो के बच्चे पैदा करने की मशीन है। तो सॉरी। हाँ, आप ये देखेंगे लोग कहती है पोस्टर में कहती हैं कि हम बच्चे पैदा करने की मशीन है। एक सेकंड, एक कॉलर बहुत देर से होल्ड पर है, इनकी बात कर लूं फिर आपके पास वापस आती हूँ। साथ रहिएगा, भी चाहिएगा नहीं, काफी देर से ये होल्ड पे है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी अब मुझे भी आपने 4-5 मिनट देने हैं ताकि मैं भी कम्प्रिहेंसिव इसका जवाब दूं। हाँ 100%। वो मेरे साथी हैं, वो भी सुनेंगे आपका जवाब, ताकि वो भी इसके बाद जवाब देंगे। सबसे पहले तो जो आपकी मोहतरम कॉलर थी उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की, कुछ जो है और आपने भी जो बातें की उससे अंदाजा होता है कि औरत मार्च के हवाले से आप जो है मिसकंसेप्शन से मुतासर नजर आती हैं। हकूक को मजहब की आड़ में जो है मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की गई है, तो ये जस्ट एक कंफ्यूजन है। मैं जरा अपना सबमिशन देता हूँ। एक बीमार माशरे की अहम अलामत जो होती हैं उनमें से एक अलामत होती है कि औरत को कमतर समझना। इसी तरह एक बीमार रियासत की अहम अलामत में से एक अलामत होती है कि अकीदे, जिन्स, नस्ल या ज़बान की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक किया जाए। औरत जो है आजादी नहीं चाहती है, वो अपने हकूक चाहती है। यहाँ पे मामला जो है ये आप बैनर या उसका नहीं है, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ बात। यहाँ पे मामला जो है बालादस्त और जेरदस्त का है। माशरे के इफ्तार अफराद में जो मर्द और औरत की तफरीक का मामला है ये कहा जाता है। अमूमन हम दावा करते हैं जी कि गाड़ी के मर्द और औरत दो पहिए हैं। दो पहिए, सही। लेकिन गाड़ी तब चलती है जब दोनों पहिए बराबर हों। अगर एक या छोटा करने से जो है आपकी गाड़ी जो है उलट जाएगी। इसलिए समझने की बुनियादी बात ये है कि ये एक जिन्स की दूसरी जिन्स से जंग नहीं है जी। ये जालिम की मजलूम से और पिदरशाही निजाम से मुतासरा हर महकूम की फ्रस्ट्रेशन है। आप देखें कि माशरे को औरत के लिए महफूज बना दें आप, तो नारे ये ऐसे नारे लगने खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। फिर मार्च की जरूरत नहीं रहेगी। जब औरत जो है अपनी मर्जी के खिलाफ शादी से इनकार कर दे और उसे तेजाब गर्दी का निशाना बना दिया जाए और रियासत सोई रहे, तो फिर जो है मैसे मार्च होंगे। जब जो है औरत को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया जाए और मुलज़म पकड़े भी जाएं और रियासत की गफलत की वजह से वो रहा हो जाएं, तो फिर जो है ऐसे मार्च जो है वो होंगे। उसके बाद ये है कि जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी कंदील बलोच का रिसेंटली हुआ था जी। कंदील बलोच पर मॉर्निंग शो की हर मॉर्निंग शो की फेवरेट मेहमान हुआ करती थी। लेकिन एक दिन प्रोग्राम में जब उसने निकाला जाने वाली एक शादीशुदा खातून के अकेले जाने का राज फाश किया तो टीवी पर बैन कर दी गई, उसकी जिंदगी अजीरन बना दी गई। पीटीआई के सकाफती विंग के सरबराह मुफ्ती कवि के साथ कंदील बलोच की वीडियो मंजिलें हम पर आई, तो उसके बाद वो कत्ल कर दी गई। उसके बाद मुल्ज़म कवि मुफ्ती कवि को जो है रहा कर दिया गया और उसका इल्जाम जो है उसके भाई पर लगा दिया गया ताकि मुफ्ती कवि की जान छुड़ा दी जाए। फिर बाद में उसके भाई को भी जो है वो रहा करा दिया गया। जब जो है ऐसे अपना काम करेंगे तो फिर औरत मार्च होते रहेंगे। फिर दूसरी बात ये है कि जब शिकारी पहले औरत के पुजारी बनते हों और फिर जंगल की जिंदगी को मात देते हों, तो फिर औरत मार्च जो होंगे। अब ये है कि औरत मार्च क्या चीज है बेसिकली जी, ये एक सिंबल है हकूक तलबी पर एहतजाज का। अब ये है कि आप देखें कि बुनियादी तौर पर औरत मार्च जो है इंटरनेशनल वुमेन डे का एक इवेंट है जी। अब यहाँ पे प्रीवियस कॉलर ने बात की जी, वो पता नहीं अब पहले सबसे बात है कि ये मार्च जो है ये क्यों होता है। ये इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है जी। उसके ऊपर जो पाकिस्तान में भी अपना वो मनाया जाता है, उसके ऊपर एक जो है मंशूर उसका हर साल जारी किया जाता है। उसमें उसके मकासद लिखे जाते हैं, उसको पढ़ने का कोई तकल्लुफ करता नहीं है और तनकीद पहले शुरू हो जाती है। पोस्टर को फोटोशॉप करके औरत मार्च को बदनाम किया जाता है। लास्ट ईयर भी जो तस्वीरें अखबारों में आई, जब उसके ऊपर तहकीकात हुई तो यह साबित
साबित हुआ कि वो जो अपना गलत किस्म के नारे थे वो फोटोशॉप करके वो करवाए गए थे, शाया करवाए गए थे। तो इसमें बात यह है कि माशरे के जालमाना सलूक की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार चंद अफराद अगर नामुनासिब अल्फाज के पोस्टर ले आए या उनको एक साजिश के तहत भेजा जाए तो इस इनफरादी हरकत की आड़ में मार्च के मकासद को आप बुलडोज नहीं कर सकते हैं। बात यह है कि हया और शर्म की आड़ में 51% आबादी को आप दबाने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर मैं 2 शेर पढ़ता हूँ कि तुम हया और शरीयत के तकाजों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबूसे हया देखा है, देखे हमने हराम में लिपटे हुए कई इबलीस, हमने कई बार मैं खाने में खुदा देखा है। अब ये है कि औरत मार के गुज़श्ता जितने भी मंशूर आए थे उसमें अभी बात हुई थी जी कि वो क्या उनका मकासद क्या है। मैं मकासद बता देता हूँ। एक ऐसे माशरे का मुतालबा करता है, उनका मंशूर करता रहा है जिसमें ख्वातीन को इज्जत दी जाए, उनका इस्तेसाल ना किया जाए। औरत मार के मकासद में ख्वातीन की माशी खुद मुख्तारी, सेहत, तालीम और निज़ाम अदल में उन्हें बख्तियार और कफील बनाना शामिल था। मंशूर में ये बात भी शामिल रही है कि ख्वातीन को अपने जिस्म पर खुद मुख्तारी का अपना इख्तियार हो। औरत लिबास क्या पहने उसका इख्तियार औरत के पास हो। उसने हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है या बुर्का जो है टोपी वाला बुर्का पहनना है, इसका चॉइस जो है वो औरत के पास होना चाहिए। अभी इस्लाम की बात की गई, आप इस्लाम के मुताबिक औरत को बाकी कितने हकूक देते हैं? आप विरासत में उसको क्या उसका पूरा हक देते हैं? क्या आप उसकी शादी जो है उसकी भी इस्लाम उसकी मर्जी के मुताबिक देता है, क्या आप उसको देते हैं? उसके बाद ये है कि इस्लाम तो जो है इस हद तक अपना आज़ादी देता है कि अगर बीवी की मर्जी ना हो तो उसका खामन जो है बीवी को फर्ज ज़ौजगी जो है अदा करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो इस हद तक जब इस्लाम औरत के हकूक आपको प्रोटेक्ट करता हो तो फिर जो है इस्लाम की आड़ में जो है उनके जो हकीकी मसाइल हैं उनको नजरअंदाज करना किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। बाद यह इनके दीगर मुतालबात में घरेलू तशद्दुद का खात्मा, औरतों की जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के मसाइल भी शामिल है। अब इस साल का जो उनका मैनिफेस्टो है, किसी ने आज तक जितने तनकीद कर रहे हैं ना, किसी ने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा उसका। इस साल का उनका मैनिफेस्टो है, उसका जो थीम है उसका थीम है री-इमेजिंग जस्टिस, यानी कि आपने यानी उसका उन्होंने तर्जमा औरत मार्च वालों ने किया हुआ है कि असल इंसाफ। अब इसमें ये कहा गया तो क्या देखना चाह रहे हैं असल इंसाफ? आप बताएं असल इंसाफ क्या देखना चाह रहे हैं जो आप करेंगे? जी उसमें सबसे पहले तो वो आई हैं उन्होंने कि औरत जो है हमारे मुआशरे में वो किस तरह सब पहले जो है ज़हनी तौर पर अजियत का शिकार होती है। तो उसमें उन्होंने बताया जी कि कम्युनिटीज में, फैमिलीज में इनफोर्स डिसअपीयरेंस होती हैं, डोमेस्टिक वर्कर जो है विक्टिम्स होते हैं, सर्वाइवर जो है जो सेक्सुअल वायलेंस होता है उसके सर्वाइवर जो है वो बच जाते हैं, जो अपना माइनॉरिटीज की ख्वातीन है उनके साथ ज्यादती होती है। तो ये उसके मेन चीज है। उसके बाद ये है कि उनका जो मैनिफेस्टो एक्सप्लोर द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन एंड जेंडर माइनॉरिटीज विद इन द कोर्ट, पॉइंटेड आउट how the current system is inadequate for survivor of violence. Cases such as the acquittal of Kandil Baloch murder show how deeply flawed the criminal justice system of Pakistan is there. तो ये मतलब उसमें उसी तरह उनकी डिमांड में ये है कि आप जो है चाहे वो अपना उसको सजाए मौत दे दें, चाहे आपको उसको जो है वो क्या कहते हैं कास्टेशन कर दें उम्र की, तो ये उसका बुनियादी हाल नहीं है। बुनियादी हाल ये है कि आप ज़हन साजी करें ऐसे माशरे की ताकि जो औरत के बारे में इस तरह की जो है गलत चीजें जो है वो ना हो। उसके बाद ये है कि उन्होंने वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की जाए इस तरह के कि पैट्रियार्कल जो वायलेंस है उसको खत्म किया जाए। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है कि लॉन्ग टर्म उनका सोल्यूशन किया जाए। तो इसी तरह उनकी जात के ऊपर जो है उनकी सिक्योरिटी जो है उसको बेहतर किया जाए। तो इस तरह ये बेशुमार लंबा चौड़ा है। उसके बाद जो है कि वो कल्चरल वैल्यू के मुताबिक उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बात यह है कि हमारे माशरे में एक औसत खातून जो है वो खुद को नहीं जानती है। अब ये जो है मैं बात करने लगूं, ये बड़ी संजीदा बात है कि खातून जो है खुद अपने आप को नहीं जानती। वो खुद को और अपनी कदर को अपनी जिंदगी में मौजूद मर्दों से नापती है और मर्द भी उसकी अहमियत को उसके दूसरे मर्दों के तल्लक की नजर से देखते हैं। यानी कि एक औरत का शोर
उसकी अमीर, उसके भाइयों, उसके बाप और उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस पे बाने से नापता है। मर्दों ने एक मुकम्मल निजाम बेसिकली हमारे माशरे में तरतीब दिए तो हुए ये हैं। जो आपने ये देखा जो पाकिस्तान में औरत मार्च के दौरान जब औरत मार्च आ रहा होता है तो इस तरह के बैनर तैयार किए जाते हैं खासकर और इतना जलसे जुलूस की शक्ल में निकलते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में कि आप सही करती हैं औरतें ये निकलती हैं बाहर बैनर लेकर अपने आप को इस तरह का प्रेजेंट करती हैं, जलसे जुलूस में निकलती हैं, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी शामिल हो जाती हैं जो पाकिस्तान में होता है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, मैंने अभी बयान किया, मेरा ख्याल उस पे आपने गौर नहीं किया। नहीं मैंने गौर किया, मैंने इसलिए पूछना चाह रही हूँ, सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपको लगता है कि ये सब कुछ सही करती हैं वहाँ की औरतें या कोई एजेंडा है इनका, क्या चीज है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। एजेंडा तो मैंने आपको बताया, ये मैनिफेस्टो इज देयर एजेंडा। हाँ, अब बात ये है कि जो लास्ट ईयर तस्वीरें अखबारों में छुपवाई गई उसके खिलाफ, तस्वीरें अखबारों में नहीं, आपने शायद टीवी पे भी देखा होगा, जो टीवी पे दिखाई जा रही थी, जो हर चैनल के ऊपर ये चीजें दिखाई जा रही थी बाकायदा औरतों को, तस्वीरों की तो चले बात और है मगर जो दिखाई जा रही थी। एक सेकंड होल्ड करें, कॉलर है मेरे साथ। जी हेलो, जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ समीना। आपका टॉपिक ये कि पाकिस्तान में जो औरत मार्च हो रहा है उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है जी। तो औरत मार्च अगर इस तरह का करना चाहते हैं लोगों ने, जिस तरह पिछली दफा औरत मार्च हुआ था उस तरह का कोई औरत मार्च करना चाहते हैं जिसपे लिखी हुई अजीब सी कुछ बातें हमें नजर आ रही थी। अजीब सी नहीं, बहुत सारी अजीब सी बातें लिखी हुई थी। आपको पता है कि मेरा जैसे मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो खाना पका के गर्म करके दूंगी, वरना बिस्तर गर्म करना है खुद कर लो, खाना गर्म करना है खुद कर लो। आप ये देखें ना कितने गंदे गंदे बैनर्स तैयार किए गए थे और अभी भी ये चीजें तैयार की जा रही हैं जिसकी वजह से ये पाबंदी का जो ना शोर मचा हुआ है मुल्क के अंदर। तो मैं ये सवाल था, हाँ बहुत अच्छा ये नुक्ता उठाया। सबसे बड़ी बात ये कि अगर बैनर्स पे इस तरह की कोई नारेबाजी लिख करके और आपको कोई आजादी मार्च करना है तो वो एक अकल से बालातर बात है, जिसका जिन हुकूक का जिक्र अभी हमारे भाई कर रहे थे, एग्जैक्टली ये राइट्स तो मर्द और औरत दोनों को ही मिलने चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी एक और फैक्टर भी, अगर आप औरतों की आजादी की बात करते हैं तो सबसे पहले औरत को औरत का दुश्मन बनना बंद होना पड़ेगा ना। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है। इस मिसाल को जिंदा रखा हुआ है हमारे पाकिस्तानी माशरे ने अभी तक। 2022 चल रहा है मेरे ख्याल से, 2022 चल रहा है, लेकिन अभी भी औरतें औरतों की दुश्मन बनकर बैठी हैं। अगर कुछ रिश्तों को उठा लें तो सास बहू की दुश्मन बनी हुई है, कुछ जगह पर बहू सास की दुश्मन बनी हुई है, वरना नंद की दुश्मन बनी हुई है, नंद भाभी की दुश्मन बनी हुई है। तो ये जो बेसिक जो बुनियाद होती, कहते हैं एक औरत जो है पूरे माशरे को, एक औरत को तालीम दो, अच्छी तरबियत दो तो पूरा माशरा तश्कील देती है, एक पूरे माशरे को जो है वो एक सही रुख पे लेके जाती है। तो वहाँ पर आलम ये है कि पहले जब आप कोई चीज ऐसी कोई चीज शुरू करते हैं, जो जब बुनियादी हुकूक की बात है तो अपने घर से शुरू करते हैं आप। तो सबसे पहले वो जो लोगों ने वहाँ पे बैनर देके खड़े थे, सबको नहीं कहती मैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि वो अपने घर में मौजूद मुलाजमीन के साथ क्या उनका सलूक है, जो खातून उनके लिए काम करती है 24 आवर्स, उसके साथ उनका क्या सलूक है, तो वो उस पर सही से आपको मुतमईन नहीं कर सकेंगे। झूठी शायद अपनी शान दिखाने के लिए बता दें कि हम कितना ख्याल रखते हैं। तो ये मसला नहीं है। बात ये कि अगर आप एनजीओ चलाते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में और आप बाहर से फंडिंग भी लेते हैं तो आपको काम करना चाहिए। एनजीओ कुछ ऐसी हैं जो फंडिंग तो आप ये देखें ना कि एनजीओ तो ऐसी हैं फंडिंग ले लेती है बाहर मुल्कों से, तो उनको चाहिए कि उन औरतों को देखें ना जो बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर हैं, बेबस हैं, जिनको आप कुछ दें, उनको कमाने के बाहर निकालें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको कुछ पावर दें ताकि वो अपने काम कर सकें। ये थोड़ी कि आप क्या चीज लेके आती हैं और क्या दिखाती हैं उनके अंदर। आप जिस माशरे में जिंदगी गुजार रहे होते हैं उसके बरक्स आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं लोगों के सामने, तो जो लोगों की तालीम में भी कमी है तो वो तो आपको देख के यही जज करेंगे। आपको पता है लोग झट से जज करते हैं कि भाई अगर बाहर निकल के हमारी औरतें इस तरह की हो जाएंगी तो हमें ऐसी खवातीन तैयार नहीं करनी, क्योंकि ये खवातीन जो वो किस रुख पे लेके जा रही हैं हमारे माशरे की सोच को। तो सबसे पहले आपको उनकी जब आप किसी ऐसे शख्स से बात करते हैं जिसका एजुकेशन लेवल जो है वो इस लेवल पे उसकी एजुकेशन नहीं होती है, उसकी समझदारी नहीं होती कि वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सके, तो आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से कर रहे हैं, हो सकता है आप इस चीज को किसी दूसरे तरीके से पेश करते तो लोगों को भी अच्छा लगता, माशरा भी उसको एक्सेप्ट करता, और आपकी की गई ये जो कोशिश है, आप तो एक मैदान जंग के कॉज को बना के लेके रोड पर आ रही हैं और आप मर्दों से सीधी सीधी लड़ाई कर रही हैं। मुझे भी समझ में आ रहा, मर्द हो या औरत हो, सबसे पहले तो वो दोनों इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है,
तो एज ए ह्यूमन बीइंग जो राइट्स होते हैं वो दोनों के इक्वली बराबर होते हैं। तो खवातीन जो है बहुत सारे घरों में जो अगर इस चीज का रवैया रखा जाता है कि खवातीन को तालीम हासिल नहीं करने दी जा रही होती या उनको खाने की वो खुराक मुहैया नहीं की जा रही थी कि जो खाना मर्द खा सकता है वो औरत नहीं खा सकती। अभी तक हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि इस तरह की सिचुएशन है कुछ इलाकों में या कुछ जगहों पे। तो इस चीज पे बात करनी चाहिए जो कि वाकई औरत को ये एहसास दिलाए कि जो लोग बात कर रहे हैं ये वही बात कर रहे हैं। देखिए सबसे मेन चीज ये कि अगर आप लेकर आ रही हैं निकाल रही हैं तो आप वो औरतों के मसाइल पे बात करें, मसाइल हल करने की कोशिश करें। आप तो वो मसाइल हल नहीं करने की कोशिश करते हैं, आप लोग तो दिलचस्पी नहीं है, करना नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर आपको आपकी सोच तो ये है कि अगर आप उनके सारे मसलों को सॉल्व कर देंगे तो फिर कौन आपके पीछे आएगा, कैसे आपको फेम मिलेगा। आपको पता है एक अजीब सी बीमारी माशरे का हिस्सा बन चुकी है, हर किसी को फेम चाहिए, उसके लिए जो वो ऐसे ऐसे चेहरे लोगों के सामने आ रहे हैं कि इंसान हैरान और परेशान है। मिसाल के तौर पे अगर जैसे टिकटॉक का एक ऐप है, उसका नाम जो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, उस पर आप अगर टिकटॉक उठाकर देख लें तो कितनी तादाद में आपको खवातीन इस तरह की हरकत 2 लाख से ज्यादा टिकटॉक की वीडियो भी जो है वो बंद की गई है। उन्होंने खुद ही बंद की है टिकटॉक वालों ने कि वो इस काबिल नहीं थी कि उनको वो रहने देते उसके ऊपर, तो उन्होंने उनको हटाया है। पाकिस्तानी 2 लाख से ज्यादा वीडियोस तो इस काबिल ही नहीं थी कि वो दिखाई जाती हैं, वो उनको वहां पे रहने दिया जाता। तो लोग क्या कर रहे हैं और वो गलत जगह पे गलत एफर्ट लगा के वो समझते हैं इस तरह खवातीन को हुकूक मिल जाएंगे, उनके मार्च करने से उनकी सारी जिंदगी में जो परेशानियां हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। इससे तो अगर आप बात करने की पोजीशन में थे तो आपने अपने आप को और मशकूक भी बना दिया और अपने आप को इस तरह से माशरे में पेश किया जिससे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर एक फोटोशॉप करके अगर एक नारा, अभी हमारे भाई जिक्र कर रहे थे, अगर कुछ नारे होंगे जो फोटोशॉप किए गए होंगे, लेकिन वहां पर जो मोस्टली जो पोस्टर्स थे, मोस्टली जो बातें थी बाद में आया हो गई थी वो चीजें, मगर जो बहुत सारे पोस्टर ऐसे थे जो हकीकत थे और रियल थे वो जी हुकूक से एज ए विमेन मैं ये समझती हूँ कि उसका औरत के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं था, ना वो औरतों को सपोर्ट कर रहे थे। वो एक अजीब सी जंग दिखा रहे थे कि जैसे मर्द और औरत खवातीन जो है वो मर्दों से जंग करने के लिए रोड पर आई है। तो ये एक अजीब सा रवैया था। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ज्यादा समझदार हैं तो आपको जब आप किसी माशरे में कहीं काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसके ग्रास रूट पर जाके वहाँ की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है आपको, तभी आप कामयाबी हासिल करते हैं। वरना आप उम्दा मिसाल देख सकते हैं कि इमरान खान साहब को अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। उनके पास तो पहले कभी कुर्सी नहीं थी, ना इतने ज्यादा उनके पास कुछ इख्तियारात थे, लेकिन क्योंकि वो तमाम तरह अपनी खूबियां जो वो बयान भी करते हैं और जो कुछ खूबियां उनमें कुछ है भी, तो उन खूबियों के बावजूद भी वो ना सिस्टम को ठीक कर सके, ना आवाम को कुछ डिलीवर कर सके, ना पाकिस्तान की तस्वीर जो है वो दुरुस्त कर सके, क्योंकि उन्होंने काम करने से पहले उन्होंने होमवर्क नहीं किया था, उन्होंने उसकी ग्राउंड रियलिटी को समझा ही नहीं। क्योंकि वो हमेशा से ये दावा करते हैं कि वो यूरोप को यूरोप से ज्यादा जानते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड को वेस्टर्न वर्ल्ड से भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो अपने पाकिस्तान को नहीं जानते हैं और उनको बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने ज्यादातर हिस्सा अपनी जिंदगी का मुल्क से बाहर गुजारा है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है कि अगर आप गलत जगह पे अपनी एफर्ट्स को लगाएंगे तो वो सब जाया हो जाएंगी और उसका फायदा भी कुछ नहीं होगा। तो अगर जिन एनजीओ को फंडिंग की जाती है तो उनको चाहिए कि वो ईमानदारी से अपना काम करें, सिर्फ सबसे मेन चीज ये पैसे बनाने के लिए नहीं करें, गलत वो करने के लिए। जी तो इस तरह की बात ना करें कि जो जिसका कोई सर है ना कोई पैर है ना लोगों की समझ में आ रही है। क्योंकि आपका मंशूर तो शायद बिल्कुल एग्जैक्टली भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि उनका मंशूर कभी किसी ने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा भी नहीं है ना समझा है। क्योंकि लोग कहाँ पढ़े लिखे तो हमारे पास माशरे में कितनी पढ़ाई हो रही है हमारे मुल्क में, कौन पढ़ना गवारा कर रहा है। तो आप मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीर आप लोगों को दिखा रही हैं तो उसके ऊपर तो फिर सीधी सीधी आपके ऊपर पाबंदी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि आपने जो है वो जो प्लेटफॉर्म था उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं पर्सनली समझती हूँ कि अगर इस तरह का मार्च लेकर वो आ रही है तो उन पर जरूर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि किसी को इस किस्म के वहाँ के यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो सोच है ये पाबंदी लगाने के लिए तो सही ले रही है, क्या कहते हैं, फैसला सही कर रही है। और इस तरह की बैनर और इस तरह की सोच और इस तरह का मंशूर लेकर आ रही है तो 100% कोई भी गवर्नमेंट हो, ये बात नहीं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो भी हुकूमत वक्त होगी वो यही सोचेगी कि ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, ना ये नारे ना ये बातें, और ना हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगले 1000 साल तक हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। तो फिर कोई सेंस नहीं बनता कि लोगों को इजाजत दी जाए कि आप रोड पर आकर इस किस्म की भद्दे अंदाज में अपने मौकफ को पेश करें जिसका कोई सर पैर समझ में नहीं आ रहा। आपकी सही बात भी आपकी अहमकाना बातों के पीछे दब गई है, तो इस वजह से ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर वो इस तरह की कुछ सिचुएशन क्रिएट करना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी इजाजत
ना दे और उनको इस मार्च की इजाजत ना मिले। ये मैं कहना चाहती थी। चले, मैं एक और मेरे साथ लेडीज हैं जो मैंने रखा है, उनके मैसेज सुन लें, उनको काफी देर से होल्ड करें, उन्होंने सुना होगा सबके मैसेज। जी हेलो जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें अपना प्लीज। जी हेलो हेलो जी जी, अपना वॉल्यूम थोड़ा टीवी का बंद कर दें। जी आपने सुनी सबकी बात? जी जी मैंने समीना सबकी बातें सुनी है। सबसे पहले तो एक आपको पता है ये तो एक ओपिनियन टॉक जी, ओपिनियन टॉक यकीनन अपना सबका अपना अपना ओपिनियन है, एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, आपको लेती हूँ, एक और कॉलर है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से आपको भी और तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं तो काफी दिनों के बाद आया हूँ जी। मेरी जॉब सिचुएशन ऐसी थी कि टीवी नहीं देख सका। पर आज भी सोचा चले आज आपका प्रोग्राम देखते हैं हमेशा की तरह। जी आपकी एक कॉलर आई थी, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत अच्छी की और कुछ बातें उनकी ऐसी थी जिनसे मैं बात नहीं करता। कोई बात नहीं, वो तो आपका राइट है, आप कर सकते हैं डिसएग्री। जी मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूँ कि वो एक पढ़ी लिखी औरत है, उनकी फैमिली ने, आज साहिबा से मैं बात कर रहा हूँ, बच्ची तरबियत उनकी फैमिली ने उनकी की। मैं अब उनका नाम और अपना नाम मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ। अपना नाम इसलिए मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ कि भाई किसी को कोई बुरा ना लग जाए, और तो पढ़ी लिखी औरत है, वो मेरी बात को समझ सकती है मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मोहतरमा, आप पढ़ी लिखी औरत हैं, आपकी फैमिली ने इतनी तरबियत की है आपकी, आप घर से निकलती हैं अच्छे कपड़े पहन के। अच्छे कपड़ों से मुराद ये है कि आपका जिस्म नजर नहीं आ रहा। बहुत मुनासिब कपड़े पहने हैं, जैसे हमारे मुआशरे में वहां पर बहुत सारी औरतें जो है मुनासिब कपड़े पहन के निकलती। लेकिन बदतमीज तो मैं हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम लिया ताकि कोई बुरा ना मान जाए। मैं अनपढ़ और जाहिल आदमी हूँ। आप मेरे पास से गुजरी और मैंने आपको अपना शोल्डर टच किया, आपको अपना कंधा मारा, मैंने अपना हाथ आपको आपके जिस्म को ऐसी जगह पर रखा जो कि मुनासिब नहीं है। तो इसमें आपकी एजुकेशन का ताल्लुक कहाँ से आया? आप पढ़ी लिखी हैं लेकिन जाहिल तो मैं हूँ। तो मुआशरा दुरुस्त आपकी एजुकेशन ने तो नहीं किया, मुआशरा तो दुरुस्त हमने है कि अगर हम सबको अच्छी तालीम, उसमें एक बहुत अव्वल तख्त जो है हमारे मजहबी लीडर्स का है जी। अब बहुत सारे लोग जो दूसरों के लेक्चर के चंद जुमले जो आग पर लगा देते हैं और वो इतना तासुर देते हैं जिससे मुआशरा बहुत बिगड़ा। अब मैं एक मौलाना का नाम लेकर के मैं बोल रहा हूँ, बाखुदा मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ जी। मैं वो टिकटॉकर के अगेंस्ट बोल रहा हूँ जिसने वो उनके लेक्चर के टॉप पे लगाए। मौलाना तारिक जमील साहब का लेक्चर था, पता नहीं कितना लंबा लेक्चर उन्होंने दिया होगा। उस लेक्चर में उन्होंने कहा कि एक औरत नबी पाक के पास उन्होंने कि मैं अपने हस्बैंड से शादी करूं नहीं करूं वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो मैं लंबी डिटेल में कहूंगा कि पहले 3 कॉल बहुत काफी लंबी है। बड़ी अच्छी बात है, मैं लंबी कॉल के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। तो तारिक जमील साहब ने उनको कहा कि अगर तुम अपने शौहर को फर्ज करो कि उसके जिस्म पे थोड़े फिंसियां निकल आए और गंदा हो जैसे हम पी और तुम जुबान। आपकी आवाज इतनी कट के क्यों आ रही है मंसर भाई? पता नहीं। अच्छा अब बेहतर हुई कुछ? अब थोड़ी बेहतर हुई, मैंने एकदम एक लफ्ज बहुत मुश्किल से समझ आ रहा था, अब सही है, बोलिए। अच्छा चलें ठीक है, अब सही है। हाँ, तो कहा कि अगर आप उसके जख्मों को अपनी जुबान से चाट के भी साफ करें तो फिर भी आप उनके होने का हक अदा नहीं, आप उसके शौहर होने का जी, बीवी होने का हक अदा नहीं करें, बीवी को जी। तो वो एक छोटा सा लेक्चर वो किसी ने टिकटॉक पे लगा दिया, तो उससे तो दूसरे मर्द हजरात हैं वो चंद पास कोई लेकर के अपने आप को बहुत समझने लग जाते हैं और औरतों को हकीर जानना शुरू। लेकिन वो पूरे लेक्चर के पीछे उनका क्या मकसद होगा, उन्होंने इस जुमले पहले बातें की बात की होंगी, वो तो उस साहब ने खाली ये चंद औरतों को नीचा कर दिया। तो ऐसे लोग जब बातें लगाते हैं, इस किस्म की बातें जब वो करते हैं भी मुआशरे में असर।
उसकी सही। एक बहुत बड़ा नाम था अपना, और डॉक्टर है लड़का, उसने भी शादी की है, याद नाम तो बताता हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन था, लेकिन बाद में उनकी बातें आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत। अच्छा, वो डॉक्टर नहीं है आमिर लियाकत जी। मुझे पता है, लेकिन जी आपके साथ तो डॉक्टर आमिर लियाकत ही लगता है ना, और वो मजहबी स्कॉलर भी बहुत बड़ा समझा जाता है पाकिस्तान में। नहीं, अब नहीं समझा जाता, अब तो खत्म हो गया उनका। पहले किसी जमाने में समझा जाता था, अब उनकी पोल खुल गई है, पर्दा सामने आ गया लोगों के, तो अब वो लोग नहीं मानते उनको किसी सूरत भी। जी, लेकिन वो भी देखिए, वो भी एक मिसाल है। अभी जो उन्होंने शादी की तो वो भी एक मिसाल। जी तो हम किस्म के जो लोग हैं जिनको खुदा के किसी भी तरीके से इज्जत दे। बहुत सही बात आपने कही कि उन्होंने भी देखे कि शादी की एक, वाकई में आपने सही कहा कि पहले तो उनको स्कॉलर ही माना जाता था, इस्लामी स्कॉलर, उन पे बहुत लोग उन पे यकीन रखते थे और बड़े अकीदे के साथ उनकी बात को मानते थे। अब जैसे इस तरह के स्कॉलर्स हों और आके अपना जनरेशन को अपनी एजुकेशन दें इस्लाम की या दीन की, अपने मजहब के बारे में बताएं, और फिर इसके बाद इस तरह की हरकतें करें, तो बताएं कि फिर माशरे को वो क्या दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। अब राइट है, चले वो कहते हैं कि मैंने इस्लाम में जायज है शादियां करना, तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा, मैं शादी कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कर रहा कि अपने कमरे में बैठ के जो लड़की को जो ना आई लव यू बोल रहा हूँ, छुप छुप के बात कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा। उन्होंने अपने बयान में ये कहा, उस बात से हम एग्री करते हैं कि शादी करिए आपने, मगर ये क्या अच्छा करा कि आपने अपनी बेडरूम की चीजें आप सोशल मीडिया पे लेकर आ गए। आप सारे बेडरूम की जो सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, वो आप अपनी बेगम के साथ बैठ के, तो वो टिकटॉकर बना रहे हैं। वो एक टिकटॉकर लड़की थी तो वो टिकटॉक बना रही है, आपने उसको मना भी नहीं किया, आप भी उसके साथ वही छिछोरेपनी की हरकतें, बदतमीजी की हरकतें कर रहे हैं। तो ये चीजें तो कम से कम इस्लाम इसकी तो इजाजत नहीं देता। आप अपने बेडरूम की चीजें अपनी बेडरूम में ही रखें तो ज्यादा बेहतर है, ये नहीं कि आप मीडिया पे लेकर आ जाए। इस चीज पे एतराज था लोगों को, जिसपे आमिर लियाकत साहब को भी बहुत ज्यादा इस बात पे एतराज किया गया, जो आपने अभी बात की। जी देखिए, तो बहुत दूर बात है। एक अच्छा घराना भी जी मतलब तो बहुत दूर की बात। जी जी कहने का सही कह रहे हैं। एक अच्छा घराना भी, कोई भी घराना जो है अच्छा घराना हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखा हो, तो कोई भी इस तरह की चीज नहीं करेगा, अलग मीडिया को अलग रखेगा और अपने घर की लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखेगा। पर उन्होंने तो अपनी लाइफ को ही सरेआम पेश कर दिया। एक छोटी सी बच्ची से शादी करके, चले वो उनका राइट था, छोटी सी बच्ची से उन्होंने शादी की, जो भी किया, पर वो राइट बनता है कि फिर उसके बाद आप देखिए कि जब आमिर लियाकत की शादी इतनी ज्यादा जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो फिर आप देखें हर बंदे की, एक बच्ची की शादी हो रही है, उससे पूछा कि भाई तुम, एक एंकर गया, टीवी चैनल का एंकर किसी गांव के अंदर बैठा, तो उससे कहा कि तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी मर्जी से हो रही है? तो उसने कहा यस मेरी मर्जी से, हाँ मेरी मर्जी से हो रही है। उसने कहा आपकी क्या उम्र है? उसने बताई, लड़की ने बताई मेरी उम्र है 17 साल। तो भाई उनकी उम्र कितनी है जिस दूल्हा साहब की? तो पता चला 60 साल। तो आप ये देखें कितनी चीजें सामने आई। ये माशरा है हमारा कि जब एक कोई चीज हो जाती है, वायरल होती है, तो 10 चीजें उठ के दोबारा से सामने आती है। एंकरों को तो क्या चाहिए, टीवी चैनल के एंकरों को तो जाते हैं इस तरह की खबरों को हाईलाइट करते हैं और जाके सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि व्यूज बढ़े। जिस तरह अभी एक कॉलर ने आके बताया कि देखे ना कि व्यूज बढ़ाने के लिए टिकटॉकर बन रही है, जिसमें लाखों वीडियो अभी जो है ना बैन कर दी गई है, टिकटॉकर नहीं बैन कर दिए, तो ऐसी वीडियो थी जिनको बैन किया गया। अब अंदाजा लगा लें कितनी ज्यादा वीडियो अगर टिकटॉकर पे देखे जाए। जब अभी मेरे एक और जो सेकंड कॉलर है वो तो यही कहेंगे कि आप टिकटॉकर पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन चीजें भी देते हैं, आई नो मानते हैं, मगर जब इंफॉर्मेशन चीजें मिल रही होती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही होती है, उसी को गलत यूज भी किया जाता है। तो उसको कंट्रोल करने की कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जिसपे कंट्रोल किया जाए। क्या कहेंगे? पता नहीं मेरे कॉलर में से एग्री करेंगे, इस बात से नहीं करेंगे। मैंने 1980s के करीब पाकिस्तान छोड़कर जी चला गया, मैं दुबई में रहा। दुबई मैंने जो ये दौर, उससे पहले के दौर तो बातें सुनी अक्सर स्कूल कॉलेज में, जब जी ऐसे बातें, वहां पर मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम लोगों की ये कहा कि यार औरत तो हमारी जूती के बराबर है, जब चाहे चल ले, हमें तो चार शादी की इजाजत। जी इतनी भाई, औरत तुम्हारी जूती नहीं है जी, तो एक ह्यूमन, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, राइट, उसके बगैर ही नहीं हो, और बिना औरत के तो कुछ भी नहीं। तुम औरत से ही तो पैदा हुए, और फिर तुम औरत को ऐसे करते हो, क्या औरत तुम्हारी मां नहीं है? बहन नहीं। लेकिन बात यह है कि जैसी बातें करते हैं लोग, हमारे हमसे जूनियर्स है, वो वही कहेंगे तो हम कर रहे हैं। और फिर पर हम ये भी देखा, आज भी मैंने
लोगों को देखा बात करते हुए कि वो बात कर रहे थे, बोलते थे यार अगर हमने कर लिया हमारी 4 गर्लफ्रेंड क्या हुआ, हम तो सुन्नत, ये भी तो सुन्नत रसूल है। अब भाई ये सुन्नत रसूल कैसी है? ये तुम गलत बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बात, तुमने 4 गर्लफ्रेंड बनाई और तुम बड़े सुन्नत रसूल है। और भाई ये नहीं है, सीख लो जाके, तुम्हारे लिए ये ज्यादा अच्छा है कि यही सीख लो सुन्नत रसूल। क्यों गलत करते हो, क्यों गलत ऐसी दे? प्लीज खुदा के वास्ते ना दें। अगर आपको किसी बात का नहीं पता तो कोशिश करें, सीखें, समझें और फिर बात करें। बस मेरा ये छोटा सा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सॉरी, आपको बहुत देर तक होल्ड पे डालना पड़ा। जी जी हेलो जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर। जी बोले। जी मैं थोड़ा सा, जो दूसरे नंबर के कॉलर थे उन्होंने अपना मैनिफेस्टो के बारे में बात की थी। जी मैनिफेस्टो। तो मेरी बारी जरा कोई बात नहीं, जितनी भी देर में आई है मैं उनको ये बताऊं कि जो औरत मार्च है उसका आइडिया मी टू से आया था, क्योंकि मैंने इसको सारा पढ़ा हुआ है। जी ये एक हॉलीवुड की थी जिन्होंने तराना बेगम 2006 में स्टार्ट किया था जी, और वो अब्यूज और हरासमेंट के ऊपर था कि सेक्सुअल हरासमेंट थी जी। मी टू की जो मूवमेंट थी वो चलते चलते इंडिया और मुख्तलिफ मुल्कों से होती हुई ये जब 2018 में पाकिस्तान तक पहुंची है, तो ये तब आगे औरत मार्च में चली गई और आगे इनका मैनिफेस्टो जो मेन था ये तो उसके बिल्कुल मुनाफी चले गए, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो उस वक्त बना था कि हमने जो पब्लिक स्पेसेस पे या वायलेंस हो रहा है वर्क प्लेसेस पे, हमने उनके लिए काम करना है। चाहे वो कहीं भी औरतों के लिए हरासमेंट हो रही है, हमने उनके लिए आवाज उठानी है। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब उन्होंने ये सारी बातें की थी कि मुझे उनको औरतों को इकोनॉमिक जस्टिस हमें देना है, तो क्या उन्होंने ये सारा डाटा कलेक्ट किया है कि किस जगह पे औरत के साथ हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, वायलेंस हरासमेंट है, कहाँ पे हो रही है? हमें उनको मेंशन करना है किस परसेंटेज में गांव में कहाँ क्या हो रहा है। अगर घर में औरत के साथ मर्द वायलेंस करता है तो वो बेचारी औरत बाहर आके इनको नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसके पास तो कोई गाइडलाइन नहीं है। मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद भी औरत हूँ कि उसकी आवाज उठाई जानी चाहिए, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। आपने अगर आवाज उठानी है तो पहले आप अपना डाटा कलेक्ट करें। ठीक है, एक कंदील बलोच की मिसाल हमें मिली है, लेकिन आप ये जाके घर घर जाके देखें कि मर्द औरत के साथ कैसा सलूक करता है। क्या औरत जो है, बेटी जो है, वो बेटे से पहले खाना खा सकती है? मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि बेटा जब बाहर आवारागर्दी करता है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में औरत को वो राइट नहीं है कि आप उठ के आके तो आप अपने घर की बात बाहर जाके कर सको। जब औरत को ये राइट ही नहीं है तो वो अपने हकूक के लिए कैसे बात करेगी? हकूक के लिए बात करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको एजुकेट करे। जैसे यहाँ पे आपको पता है इतने अदारे हैं जिन औरतों के साथ वायलेंस होता है। मैं आपको, क्योंकि मैं उन इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकती हूँ, हम उन औरतों को वहां पहुंचाते हैं, लेकिन विद इन अ वीक वो वायलेंस हुई औरतें जो जिनके साथ घरेलू तौर पे बुरा सलूक हुआ होता है वो वापस अपने घरों में चली जाती हैं। और ये मेन मैं पाकिस्तान की औरतों की बात कर रही हूँ, किसी और कंट्री की बात नहीं कर रही। जबकि यहाँ उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी फैमिली का प्रेशर इतना होता है कि वो वापस अपने बच्चों के लिए चली जाती है। मैं खुद एक दिन बैंक में थी और मेरे पीछे जो 2-3 लोग थे, एक लाइन छोड़ के उस बंदे ने अपनी बीवी को बैंक में गालियां दी और मैंने वापस होके उस बंदे को शट अप कॉल दी और उसे समझाया कि मैं तुम्हारी पूरी बात समझ रही हूँ, ये औरत कम से कम 70 साल की है जिसको तुम यहाँ खड़े होके गालियां दे रहे हो। और उस औरत ने मुझे गले लगा के, आंखों में आंसू थे, और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। कहती अभी हम मस्जिद से आ रहे हैं, और मैंने कहा मस्जिद से आके तो ये पब्लिक में तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हें अपनी आवाज खुद उठानी है। मैं तो यहाँ सिर्फ बैंक में तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे घर में तो आके नहीं बोल सकती। तो वहां मैंने इतनी, मुझे वो उस वाकये से तकलीफ हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बैंक मैनेजर के पास मैं खड़ी होके काफी देर मैंने अपनी जो बैंक का काम था मैं खड़ी रही और मैंने उससे कहा कि मैंने ये सब कुछ देखा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहां यही बात होती है कि पहले औरत को एजुकेट करो कि राइट
और बेहतर तरीका क्या है कि हम अपने लिए आवाज कैसे उठा सकते कैसे हैं। उठा सकते हैं? पोस्टर उठा के आवाज उठाई नहीं जाती है, और गवर्नमेंट को आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं। उसने तो जो एक छोटी बच्चियां जो नन्ही कोंपले हैं उनको हमने अच्छा मैसेज देना है, और आप क्या मैसेज दे रहे हैं उनको? पहले उनको बताएं तो सही कि औरत तो वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है, मैं उनके लिए ये नहीं समझती कि हम इन सब इंफॉर्मेशन को वजह से बड़े दरिया को कूजे में बंद करने। मैं तो यही कहूंगी, वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, किसी के साथ से है जिंदगी का सोजे द्रोह। तो हमें खुद अपनी इज्जत के लिए हाथ उठाना, यानी उठना पड़ेगा। ठीक है, आपका मैनिफेस्टो से मैं एग्री करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्लीज इसको मशहूरी का वो कहते हैं ना कि अपने लिए एडवर्टाइजमेंट का टूल ना समझे कि जी एनजीओ फीड कर रही हैं और कौन पे कर रहा है। जरा ये भी तो पता चले ना कि ये सारा खर्चा जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। प्लीज मिसगाइड ना किया जाए। ठीक है, अभी हम इतने अच्छे माशरे से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें इब्तिदा करनी है कि हम अपने माशरे को बेहतर तरफ लेके जा सके। और किस तरह बेहतर तरीके से? सब्जी भी काटते हैं, आप छुरी से हरास भी करते हैं। अब आपके हाथ में है कि आप अपने टूल्स को कैसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं। आप अपने टूल को गलत इस्तेमाल मत करें। आपके लिए लॉ बन रहा है, आप उसके लिए आवाज उठाएं, आप गाइड कर सकते हैं। अब हर चीज तो इमरान खान नहीं कर सकता। आई एम सॉरी टू से, वो लोग जो घरों को प्रॉपर नहीं चला सकते हैं, 3 साल में आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह आए तो आपके लिए घर बनाना पूरा मुश्किल होता है। तो आप एक बंदे के लिए कह रहे हैं जी ये नहीं किया वो नहीं किया, एक स्ट्रगल की बात होती है। पाकिस्तान का आइडिया 1906 में शुरू हुआ था, कायदे आजम चलते रहे, स्ट्रगल करते रहे। 1947 में हमें पाकिस्तान मिला, एक ही दिन में हमें प्लेट में रखा हुआ पाकिस्तान नहीं मिला। तो हमें अच्छे से उम्मीद रखनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अभी अलादीन का चिराग है तो रब करो तो वो सब चेंज हो जाएगा। अल्लाह से उम्मीद रखें और हमेशा के प्रोएक्टिव रहें, ताकि आपके आइडियाज जो हैं वो पॉजिटिव साइड की तरफ रहें और माशरे के लिए एक मिसाल बने। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये हर एक का अपना ओपिनियन है। सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक दूसरे कॉलर की तरफ जा रही हूँ, फिर ब्रेक की तरफ जाती हूँ। एक सेकंड जी, हेलो जी, बहुत थैंक यू सो मच, आपने अच्छा अपना ओपिनियन दिया जी। जी 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 बात यह है कि मैंने अपनी बात शुरू करने में ही अर्ज किया था, जब रियासत और माशरा जो है औरत को उसके हकूक दे दे तो ऐसे नारे लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और ना लंबे नारे लगेंगे और ना ही ऐसे मार्च करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जितनी अभी तक तान है वो चंद बैनरों के गिर हुई है। ये चंद बैनर जो गलत आते हैं, आप देखें जो मार्च के ऑर्गेनाइजर हैं ये उन्होंने बना के नहीं दिए हुए होते, उन्होंने पब्लिक को कहा होता है कि आए आप। उसमें अगर चंद ख्वातीन गलत लेके आ जाती हैं या किसी को गलत अपना बना के भेजा जाता है ताकि उस मार्च को बदनाम किया जाए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका मोटिव जो है मार्च का उसको बदनाम कर दिया जाए। आज ये अभी बात की गई कि हकूक के लिए आवाज उठाएगा, कौन एजुकेट किया जाए। तो ये मार्च ही जो है आवाज उठ रही है और यही माशरे को और रियासत को जो है वो एजुकेट करने की कोशिश हो रही है। ये सारा डिमांड जो है ये रियासत से हो रही है कि आप ऐसे इकदाम करें कि ये जो ज्यादतियां ना हो रही हों। दूसरी बात यह है कि औरत के किरदार को हमारे माशरे में सिर्फ उसके कपड़ों से जांचा जाता है। अच्छा, बात यह है कि कपड़ों का फैसला कौन करेगा, कि ये मेयार कौन तय करेगा कि कौन सा उसने लिबास पहना है वो ठीक किया है। अगर कोई मर्द तालिबान जहनीत का है तो क्या अपना डिसाइड करेगा, और जो मॉडर्न है वो क्या करेगा, और जो मीडियाकर है वो क्या डिसाइड करेगा। आपको तारीखी हकायक सामने रखें। हमने अपनी आंखों से इस माशरे में देखा हुआ, अपने माशरे में कि एक जमाना था कि पाकिस्तान में टोपी वाला बुर्का औरतें पहनती थी, तो उसको जो है हकीकी मायनों में पर्दा गिना जाता था, और जो काला बुर्का पहनती थी उनको कहा जाता था कि ये फैशनी बुर्का है, ये बेहयाई करती हैं। फिर वक्त आया कि वो काला बुर्का जो है वो पर्दा की अलामत बन गया, और जो चादर लेके बाहर निकलती थी वो औरत बेहयाई के जुमरे में आती थी। फिर वक्त आया कि वो जो चादर औरत लेती थी वो पर्दा गिना गया, और जो दुपट्टा लेती थी वो बेहयाई के जुमरे में आता था। फिर जो है दौर आया कि जो औरत जो है दुपट्टा लेती है वो पर्दे के जिमन में आती है, और जो पर्दा नहीं लेती है वो बेहयाई के जिमन में आती है। तो ये माशरे का इर्तिका जो है ये आपके ज़हनों के अपना ज़हन साजी भी करता है और ज़हनों में तब्दीली भी लेके आता है।
अब आप देखें कि आपके हमारे माशरे में वहाँ एक लड़का जो है वो सारा दिन बदकारी करके आ जाए, सारे गलत काम करके आ जाए, माँ भी उसके ऐबों को छुपा जाती है, बाप भी उसके ऐबों को छुपा जाता है, तो उसके बदले में अगर एक लड़की जो है वो फैशनेबल कपड़े पहन ले तो आपने उसके किरदार पे उसका घर भी उंगलियां उठा देता है और सारा मोहल्ला भी उंगलियां उठा देता है। तो ये जो तकनीक है, आप सिंपल सी बात यह है कि 50% आबादी वो भी है। क्या गैरत सिर्फ मर्द की जागती है? क्या इसका मतलब यह है कि औरत में गैरत नहीं है? कि क्या खानदान का ख्याल जो है, इज्जत का ख्याल जो है, क्या खाली मर्द को है? जो औरत जो है अपना 50% आबादी है, क्या उनको अपने घर के इज्जत का ख्याल नहीं है? तो इसकी बात यह है कि क्या मर्द जो है वो अपनी शख्सियत की बेहतरी चाहता है, तो क्या औरत को अपनी बेहतरी, अपना शख्सियत की बेहतरी लिए और अपना इकदाम उठाने की इजाजत नहीं है? तो उसकी बात सिंपल चीज ये है कि हमारा माशरा जो है वो उसके ऊपर जो है मर्दाना जो है वो उसका होल्ड है बेसिकली। तो वो जो है वो कोई किसी किस्म की बात अपना ऐसी उसका अपना औरतों को देने को तैयार नहीं है जिससे उसकी जो है चौधराहट कम हो। अब बात यह है कि ख्वातीन चूंकि मलकियत है, इसलिए वो क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, कहाँ आ और जा सकेंगी, इन तमाम बातों पर इनके खुद साख्ता सरपरस्त आदमियों का कंट्रोल है। मतलब इज्जत, कौमी अहमियत, जन्नत, दोज़ख, गैरत के तवरात से इन औरत को जोड़ दिया गया हुआ है। यही वजह है कि आप ख्वातीन के हकूक़ से मतलब जब कभी भी कोई बात करें तो शान जो है वो खुदा, भगवान और मतलब उनके ऊपर जाके पूछती है, और आखिरी जुमला यही होता है कि ये सब खुदा की मर्जी है। अब बात यह है कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसको वो कैसे नापा जाए कि औरत अपनी मर्जी की मालिक है या नहीं है। मर्दों को औरतों का ठेकेदार, मेरा पॉइंट ये है कि मर्दों को औरतों का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। इज्जत एक कमोडिटी या शय नहीं है जिस पर मर्द हक अपना जतलाए। मज़ाहिब हर मजहब ने औरत को हकूक दिए हुए हैं, लेकिन जो मजहबों के ठेकेदार हैं उन्होंने उसकी डिफरेंस तवीलात पेश की हुई हैं। अभी यहाँ पे मतलब अक्सर लोग इस्लाम को ले आते हैं, जी इस्लाम इस्लाम। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने जो बुनियादी हकूक औरत को दिए हुए हैं, क्या वो देते हैं? इस्लाम कहता है कि औरत के साथ नरमी से पेश आओ। क्या आपका माशरा औरत के साथ नरमी से पेश आता है? इस्लाम कहता है औरत पे हाथ ना उठाओ। क्या आप उसकी इजाजत देते हैं? इस्लाम कहता है कि उसकी शादी से पहले उसकी मर्जी पूछ ली है, क्या आप उससे पूछते हैं? तो क्या आप विरासत में उसका हक उसका देते हैं? क्या आप बेटे के बराबर उसको, बेटी को दर्जा देते हैं? तो ये एक लंबी कहानी है। तो इस मेरा पॉइंट ये है कि औरत भी 50% आबादी है, हमारे मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया की आबादी का 50% है। आप जो अपना हकूक जो है एक मर्द को दे रहे हैं कि वो ये तय करे कि गैरत का म्यार क्या है, इज्जत का म्यार क्या है, कपड़े कौन से पहनने हैं, तो वो ये इख्तियार जो है औरत क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती? पॉइंट ये है मेरा कहने का। सही। चले जी, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, आप गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। काफी औरत मार्च पे हमने काफी बात कर ली। अब बात करते हैं जो पाकिस्तान में सियासत में जो हलचल मची हुई है। अगर ये कॉलर भी मेरे साथ मौजूद है, अगर ये भी पाकिस्तान की सियासत पे कोई बात करना चाहती है तो जरूर बात करें। जी अब हम आ गए हैं कराची में जो हलचल मची हुई है। अब 3 दिन में जो है ना कहते हैं 48 घंटे का फजल-उर-रहमान साहब ने टाइम दिया था और कहा था 24 घंटे रह गए, अदम एतमाद आने वाला है। पर अभी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है शदीद बीमार है, जिसकी वजह से डिले किया गया अदम एतमाद की तहरीक। अब 1-2 दिन के बाद ही है ना उनको अदम एतमाद की तहरीक को लाया जाएगा। तो अभी देखते हैं कॉलर आके क्या बात करते हैं कि कब आएगी अदम एतमाद की तहरीक। और वज़ीर आज़म इमरान खान इत्यादियों के साथ साथ अब MQM के साथ भी मिलने के लिए जा रहे हैं। तो क्या अब हकीकत में ये हुकूमत जाने वाली है? अब देखते हैं कॉलर की क्या राय होगी। ये जी हेलो जी हेलो समीना। हेलो जी। हाँ समीना, मैं ये ना चाह रही हूँ कि देखें, जब इमरान खान सबको ये एहसास हो कि अब बादी उनके हाथ से जाने वाली है तो उन्होंने क्या किया, वो उन्हीं लोगों के कदमों में ज्यादा के गिर गए जिनसे वो बात करना गवारा नहीं कर रहे थे। उन्हीं लोगों के घरों पे हाजिरियां भी दे रहे हैं जिन्हें पहले धमकियां दिया करते थे, या फिर जो है वो कुछ किसी से मुलाकात करना। जी तो अब लोगों को ये खुली ऑफर भी दे रहे हैं कि जो मांगेंगे उनको मिलेगा। इवन के बुजदार साहब को भी तब्दील करने पे कुछ रजामंद हो गए इमरान खान साहब। जी हटा रहे हैं ना, वो तो आपने देखा था ना, अब उन्होंने फैसला कर दिया कि हटा देंगे वो बुजदार साहब को भी और उनको दे देंगे
परवेज इलाही साहब को। जी जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग एतराज करते हैं कि यार नई जगह जाते हैं, सेटअप बनाने में टाइम लगता है, तो इमरान खान पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने तो कुल 90 डेज का टाइम दिया था, अवाम के सामने हजारों दफा ये बात का एतराफ किया था कि 200 अजीम दिमागों की फौज तैयार कर ली उन्होंने, जो कि 90 दिन में मुल्क की या पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। तो इसी वजह से अवाम सवाल करने में मजबूर है कि भाई 3.5 साल हो चुके हैं, और ऑब्वियसली जब आप इलेक्शन जीत कर आते हैं तो 5 साल ही होते हैं आपके पास। तो शुरू के 2 साल में अगर आप कुछ 1 साल भी लग गया था आपको समझने में, तो आप तो 3.5 साल में भी हालत ये है कि डे 1 की तरह आप बगैर किसी गाइडलाइन के, बगैर किसी स्टिम्प के का तयन के हुए आप इधर उधर हाथ पांव ही मार रहे हैं। तो ये कहना, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि मुझे लगता है बहुत बड़ा जालिम है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिनको चोर डाकू लुटेरे डीजल कहा, तो अब उन्हीं चोर डाकू लुटेरे और डीजल वालों ने उनको लोहे के चने दबा दिए हैं। तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए चौधरी बिरादान हो या MQM हो या आखिर में जागीर तरीन का ग्रुप हो, तो सबके पास ही अपनी हाजिरियां भी लगवाने के लिए तैयार हो गए और हाजिरियां लगा भी रहे हैं और दीगर जराये से भी कोशिशें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ये कोशिशें करने में इसलिए मजबूर हैं कि उनको अपनी हुकूमत को, अपने इक़्तिदार को तूल देना है, उसको बचाना है। अगर उन्होंने शुरू में अवाम की भलाई का कोई काम किया होता तो अभी उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अवाम के साथ ही होते। और अगर वो ये समझते हैं कि अवाम, दूसरा एक नुकता है कि अवाम उनके साथ ही है, तो वाई नॉट असम्बलियां तोड़ दें और दोबारा इलेक्शन करवा दें। तो फिर जो उनका ये शिकवा है कि भाई बगैर इख्तियारात के हुकूमत मिल गई थी, ये शिकवा भी दूर हो जाएगा। लेकिन उनके दिल में ये अच्छी तरीके से डर बैठ चुका है कि उन्होंने किया भी तो कुछ है नहीं सिवाय नारों पर टरखाने के लोगों के, जैसे कि पुराने सियासतदान किया करते थे। तो उनको पता है। मगर आप ये देखें कि अपोजिशन कह रही है कि उनको जो है ना, अभी मेरे कॉलर भी हैं वो जवाब देंगे, इस बात का यकीन उनके पास जरूर होगी इस चीज की इन्फॉर्मेशन, कि वो अपोजिशन कह रही है कि है ना उनके साथ इत्यादी नहीं, उनको इत्यादियों की जरूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इत्यादियों के पास जा रहे हैं, अभी पहले चौधरी बिरादर के पास गए, अब MQM के पास जा रहे हैं, पर MQM वो अपोजिशन कह रही है कि हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो अभी तो उन्होंने, लेकिन मैं पढ़ रही थी हाँ कि अपोजिशन इसलिए पीछे हटी है कि वो इस बात की पूरी श्योरिटी चाहती है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं वो वाकई इस चीज से अब नाला हो चुके हैं कि गवर्नमेंट इनकी, वो अब ये कहा जा रहा है कि फोन कॉल तो आ नहीं रही है, इस बात को भी एग्री कर रहे हैं अपोजिशन वाले कि हाँ जी फोन कॉल नहीं आ रही है, न्यूट्रल है। तो अब ये सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये अदम एतमाद की तहरीक लाने में क्यों देर की जा रही है, क्यों नहीं लाया जा रहा है, इतना शोर मच रहा है। अभी ur-Rehman साहब ने आके ये कहा कि जी शहबाज शरीफ बीमार हैं तो 2-3 दिन हम डिले कर रहे हैं। तो किस बात का ये डिले हो रहा है, मेरा सवाल है, तमाम कॉलर से आके जरूर बात करें और बताएं। जी खैबर पख्तूनख्वा में भी इनके पार्टी के लोग, बहुत सारे इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं उनके MNAs जो है वो मौलाना से कहते हैं कि हम उनसे भी टिकट, जिससे किसी और से भी टिकट लेने के लिए तैयार है, जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी। तो इमरान खान साहब भी जो है जरा जो अपने आप को हमेशा लोगों में ऊंचा रखते हैं और अपनी एक वो ख्वाम है जो अपनी जात के इश्क में मुब्तला है, तो उनको चाहिए कि अभी भी अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा लें और खुद से असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें। लेकिन वो कभी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। उनको खुद भी यकीन नहीं है कि वो दोबारा इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा तो फिर वो बनेंगे दोबारा, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट इनसे नाला हो चुकी है और इनको किनारे और ठिकाने पे लगाना चाहती है, फिर तो PTI क्योंकि एक वन मैन शो जमात है, तो PTI का वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वैसे इनके लोग निकल के कहीं और से जाकर टिकट लेंगे और अपने इलेक्शन लड़ेंगे। और इमरान खान साहब का इतना टाइम नहीं है कि वो अगले 5 साल के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सके। तो मगर आपको अभी लग रहा है ना कि कॉल्स वगैरह तो नहीं आ रही, अब तो न्यूट्रल हो गई है, अदारे न्यूट्रल हो गए हैं, उनको भी यकीन हो गया अपोजिशन वालों को, वो भी यही आके कह रहे हैं कि हाँ जी न्यूट्रल है, जो हम चाहते थे वही है और हमें अभी इत्यादियों की कोई जरूरत नहीं है और हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो पर फिर किस बात का इंतजार है, मैं यही सवाल आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। तो ये मेरे साथ एक कॉलर, इनसे पूछती हूँ। जी बताएं। हेलो जी हाँ जी बताएं। जी बाजी के इस मौजू पे तो कल बहुत बात हो गई थी, मैं आज बात करता हूँ जो आज पेशावर में हुआ। हाँ पेशावर में भी जो हुआ है उस पर भी बात करेंगे, मगर अभी आप बता दें कि पहले हम पेशावर पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, मगर ये बताएं कि पहले अभी जो बात करेंगे आप पेशावर की तो वो भी मैं करूंगी, पर आप ये बताएं कि अभी जो क्या वजह है, क्यों देर की जा रही है, बस देर का बता दें कि क्यों देर की जा रही है। जब 48 घंटे दिए गए, फिर उसके बाद कहा 24 घंटे रह गए, फिर उसके बाद कहा गया, अब ur-Rehman साहब ने ये कह दिया कि शहबाज शरीफ बीमार हैं, जब वो थोड़ी तबीयत ठीक होगी तो तब आएंगे। तो क्या वजह है, क्या रीजन है, जबकि कह रहे हैं कि जी हाँ जी इदारे न्यूट्रल हैं, कॉल्स भी नहीं आ रही है, तो फिर किस बात का इंतजार हो रहा है, ये जरा बताएं। फिर इसके बाद पेशावर पे जरूर बात करेंगे। यकीनन मस्जिद पे जो जुम्मे की नमाज के टाइम जो है ना खुतबा दिया जा रहा था कि वहां पे हमला किया गया, दहशतगर्दों ने, दहशतगर्दी दोबारा से बहुत तेजी से फैल गई, इस पे भी हम जरूर बात करेंगे, मगर थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें जरा। जी
बात यह मैंने कल भी एक किया था कि जो सियासी मामला होते हैं ये कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं होता कि 2 आप लिक्विड डालेंगे तो गैस बन जाएगी, तो वो आप जो है वो पेश कर दीजिए। अब बात यह है कि जो इसमें पॉलिटिकल जब जोड़ तोड़ होता है तो आप उसके बाद पहली बात तो ये है कि फजल रहमान साहब ने जो 48 घंटे कहा था, साथ उन्होंने कहा 2-3 दिन में आए, तो ये क्योंकि मीडिया के ऊपर वो कोट होता रहा जिससे 48 घंटे बन गया। डजंट मैटर 48 घंटे या 2-3 दिन है। बात ये है कि इवन आपने मिसाल मैं देता हूँ कि अगर मेरी फैमिली ने कहीं पे जाना हो तो अगर घर में 5-6 आदमी हैं तो हम पहले देखेंगे कि उनकी अवेलेबिलिटी है उस वक्त के नहीं होते, तो फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस वक्त ये था कि अपोजिशन के कुछ अरकान जो थे वो बैरून मुल्क रिपोर्ट होते, तो अब उनका भी इंतजार किया गया कि वो मुल्क में आ जाए। फिर यह है कि कई अरकान असम्बली होती हैं जो दूर दराज गए होते हैं अपने मुल्क में, कोई अपने उनके जाती मामला होते हैं या कारोबारी मामला होते हैं, उनको भी इंश्योर करते हैं सबको कि वो सब लोग जो है वो अवेलेबल हो जाए उस पर्टिकुलर डेट को। तो वो जो डेट्स उन्होंने अपने जेहन में बनाई हुई हैं, जो उनको इन्फॉर्म किया हुआ है, वो ये चाहते हैं कि उस डेट को ये सारे लोग जो है फिर इस्लामाबाद में अवेलेबल हो, ताकि उनके पास अपने जो मामला है उनको तय निबेड़ के तो वहाँ पे पहुंच जाए। अब हर बंदा हारों का तो फारग तो नहीं होता, कान असम्बली जो है उनके जाती मामला भी होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो भी अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा था, और जहांगीर तरीन की तबीयत खराब होगी, वहाँ पे वो गए, चले गए लंदन चले गए। अब वो आज सैटरडे की नाइट को वापस आ रहे हैं, तो वो उस वजह से भी डिले हो गया क्योंकि उनके ग्रुप की मीटिंग जो थी वो पोस्टपोन हो गई। उनके ग्रुप की मीटिंग जो है आप कह रही है इतवार को जो होनी थी, नॉर्मली बुध या जुमेरात को होनी थी। तो इस तरह के ये मामला हैं जिस वजह से ये जो है डिले हो रहा है अपना उसको डिले। और दूसरी बात ये है कि अपोजिशन जो है ये अपनी डेट को एक कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है ताकि उसको काउंटर करने के जो अपना उनके दूसरों के पास तरीके हों उनको जो है अपना अनेबल किया जाए। तो इसलिए ये कोई रोनी बात नहीं है कि अगर सियासत में ऊपर 2-4 दिन आगे पीछे होना, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो है सरेंडर कर गए हैं या नहीं है। अपोजिशन जब क्लेम करती है कि हमारे पास बंदे हैं, तो उसकी निशानी वाज़ेह है कि हुकूमत की घबराहट बता रही है कि अपोजिशन के पास बंदे पूरे हो चुके हैं। वरना अपोजिशन वाले हुकूमत जो थी 3-4 हफ्ते पहले तक जो है वो इन चीजों को बादर नहीं कर रही थी, वो उसका कह रहे थे घबराना नहीं है, तो अब वो घबरा रहे हैं प्रैक्टिकली। तो उससे अंदाजा हो जाता है। आप आज ही एक पीटीआई के मेंबर असेंबली थे, उनके बारे में था कि वो जंगीर तरीन का साथ दे सकते हैं। इमरान खान साहब ने उनको बुलाया, सलीम कुछ नाम है, लास्ट में मैं भूल गया हूँ, तो उन्होंने इमरान खान को वाज़ेह तौर पे बता दिया कि मैं जो है अपने समाज में आपके खिलाफ वोट दूंगा। जब इमरान खान साहब के सामने उनकी पार्टी का बंदा जो है वो बांगे धोल कह रहा हो कि मैं आपके खिलाफ वोट दूंगा, जबकि वो खास तौर पर उसको बुला भी रहे हो उसको राजी करने के लिए, तो उससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि अपोजिशन के पास जो है वो बंदे पूरे हो चुके हुए हैं। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि है ना अपोजिशन के पास बंदे पूरे हैं, बस वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आ जाएगी अदम एतमाद की तहरीक। तो अच्छा, पेशावर के लिए आप बात बता रहे थे कि पेशावर में दहशतगर्दी दोबारा से शुरू हो चुकी है। पेशावर की मस्जिद के अंदर जो हमला हुआ, इस सिलसिले में आप कुछ बात करना चाह रहे थे। जी, अब बात करिए। जी, आप ये देखेंगे कैसे दहशतगर्द हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह का इन लोगों को सबक पढ़ाया जाता है कि आप खुद सोचें कि उसने पहले फायरिंग की और इतने लोग लातादाद लोग जख्मी हो गए। वहां पे 194 तो जख्मी हो गए और 56 जो है ना शहीद हो गए। आप देखें खुतबे के टाइम से मस्जिद भरी हुई थी, खचाखच लाशें निकलना शुरू हो गई, और उसके बाद उसने अपने आप को उड़ा लिया, उसने जो इसने हमला किया था। आप देखिए उसने अपनी जान भी गंवा दी और इतने लोगों की जानें लेके चला गया। कौन है ये दहशतगर्द, इन कहां से आते हैं और कौन इनको तैयार करता है, समझ में नहीं आता। किस तरह इनके दिमागों को चेंज करने के बाद तैयार किया जाता है, और ये ना अपनी जान को देखते, किसी को नहीं देखते, और इतने सारे लोगों की जान ले जाते हैं। तो जी, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जी, आप देखें कि ये जो हमलावर भी था ये भी मुसलमान था और ये भी इस्लाम के नारे लगाता था। जी, इस्लाम के नारे लगाता था, बिल्कुल सही कहा आपने। इसने भी इस्लाम के नारे लगा के जो है इसने मुसलमानों को जो है वो शहीद कर दिया, जख्मी कर दिया। तो इसी तरह जो आपका प्रीवियस टॉपिक था, वहाँ पे भी लोग इस्लाम का नाम तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं दूसरे ग्रुप का। अब बात यह है कि कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के दबे
धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। अब ये है कि फूलों का शहर लाहौर अपना पेशावर गिना जाता है। अब वो जो है लहू हुआ हुआ है दहशतगर्दों के निशाने पर जी। अब बात सिंपल से ये है कि जिनकी वजह से, जिनकी नालायकी की वजह से ये वारदातें हुई हैं, उनका हिसाब क्यों होगा? क्योंकि प्रीवियसली भी जब आपकी भी वारदात होती है, जो जिम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ कोई हिसाब नहीं होता, तो इसलिए जो है ये ऐसी वारदातें होती हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो बड़ी मज़ामत की है इस चीज की और कहा है कि फौरन एक्शन लिया जाए, तो अब क्या करेंगे? जी, मजम्मत वो तो उन्होंने सेक्रेटरी को जो कहा हुआ है वो हर वाक़े के ऊपर वही अपना दे देता है प्रिंट करके प्रेस में, तो अल्लाह सल्ला खैर सल्ला। आप देखें कि जब न्यूजीलैंड में जरा सा एक छोटा सा वाकया हुआ, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा वाकया था, हमारे पानी जाने गई थी जी। तो जब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है पब्लिक में गई तो पूरा पाकिस्तान उसके गुण गा रहा था कि वो जो है वो मुसलमानों की जो कत्लेआम हुआ था उसके ऊपर वो बड़ी अपना करती है। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, वो जो कॉलर है काफी देर से होल्ड पर है, उनका भी ले लूं जी। आपने मुल्क में इतने बंदे कत्ल हो गए, इतने जख्मी हो गए और हुकूमत जो है वो सोई पड़ी है। साथ ही रहे, जरा उनको ले लूं मैं। जी हेलो जी 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 जी, इतनी देर से ये होल्ड पर है मेरे साथ। जी 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 बोले जी। हेलो जी जी बोले जी जी। अब मैं सेकंड टॉपिक पे आई हूँ, आप क्या कहेंगी इस सिलसिले में कि पूरी जो है ना कहते हैं अभी पेशावर पे भी बात निकल आई, एक कॉलर ने कहा पेशावर पे, जो अभी आपको ने भी सुना होगा कि पेशावर में हमला किया गया, तो बताएं ये दहशतगर्द किस तरह तैयार किए जाते हैं, किस तरह दहशतगर्द आते हैं और फिर उसके बाद ये हमला करते हैं, तो इस पे भी जरा सी रोशनी डालें आप, और इस पे भी बात करेंगे जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है तो पूरी तैयार है, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ लेकर आ रहे हैं अपोजिशन वाले, और ये अब इमरान खान जो है इत्यादियों से मिल रहे हैं, अब MQM के पास भी जाएंगे, जिनसे पहले बात करना नहीं पसंद करते थे आज इमरान खान उन्हीं के पास जा रहे हैं, तो ये सब क्या हमारे मुल्क की सियासत में जो हलचल मची है इस पे क्या कहेंगी आप? अगर आप सियासत से दिलचस्पी रखती हैं तो बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए। जी जी, मेरा सियासत में बहुत थोड़ा बहुत, क्योंकि ये एक बहुत कहते हैं ना कि लंबा टॉपिक है जी, और मेरा सिर्फ यही है कि इतनी दुआ होती है पाकिस्तान में जब लोग ये बात करते हैं कि जी अदम इत्मीनान की तहरीक आ रही है जी, तो ला कौन रहे हैं? आप ये देखें, पहले उनका करैक्टर तो देखें। मैं तो ur-Rehman को कभी मौलवी कहना भी हद तक समझती हूँ कि जब वो जी एक सेकंड जरा सा मेरे साथ जी, एक सेकंड, आप ur-Rehman को क्या समझती हैं? एक सेकंड होल्ड करें मेरे साथ कॉलर, एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा, मेरे साथ ही रहिए। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बोलें। सैयद फारूक बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं कमेंट देना चाह रहा था आपके जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसके साथ। जी जी बोले, जोर से बोलें थोड़ा सा। जी मैं इस वक्त, जी आवाज आ रही है, बोले। हेलो, हाँ बात करें, आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं सैयद फारूक बात कर रहा हूँ जी। तो मैंने सिर्फ अपने कमेंट, आप पहले भी मैंने कहा है इसके बारे में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिक्योरिटी से, पुलिस से जी। तो मैंने कुछ लोगों को पाकिस्तान में कहा था कि ये सिस्टम आज से नहीं 61 ईयर्स से अभी तक सिक्योरिटी का कोई निजाम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, किसी चीज को एक्सिक्यूट नहीं किया गया। ठीक है, तो गांव से लोग आते हैं, उनको वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं और फिर आके यहाँ के सारा बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते हैं, जैसे पेशावर में हुआ है। इन्होंने जो पहला वाकया हुआ है स्कूल का, उस वाकये से कोई इन्होंने लेसन हासिल नहीं किया कि भाई उन्होंने किस तरह रैकिंग की है, किस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, किस तरह उन्होंने अंदर उनके बंदे घुसे और उन्होंने जाके सारे बच्चों को कैप्चर किया और 100 बच्चे शहीद कर दिए। जी, इस वाकये को लेके इनको बाकायदा एक प्लान बनाना चाहिए, इस प्लान को एक्सिक्यूट करना चाहिए कि हमें इस वक्त नॉट ओनली स्कूल, नॉट ओनली मस्जिद, हमें हर गवर्नमेंट प्राइवेट जितने सेक्टर बिल्डिंग है उनको सिक्योर करना है सबसे पहले। ठीक है, ये तो सबसे पहले, ना किसी स्कूल में कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई गनमैन है, ना एक लाला को खड़ा कर देते बेचारा बुढ़ा गांव से लाके कोई डंडी देते खड़े। अब इसको तो कोई भी आदमी धक्का लेके घुस जाएगा, जब 100-200 बच्चों को कैप्चर कर लेगा। सबसे पहले आपको अपनी सिक्योरिटी एक्सिक्यूट करनी पड़ेगी।
पूरी दुनिया में सिक्योरिटी का निजाम बहुत। तो आप ये कह रहे हैं जो पेशावर में मस्जिद में जो किस्सा ये वाकया हुआ है पूरा, जिसमें 56 लोग शहीद हुए और 194 जख्मी हो चुके हैं, और वो जो आया था जो हमला जिसने किया, तो ये क्या कहते हैं जो था उसने अपने आप को भी मार लिया और इतने सारे लोगों को शहीद कर दिया, जख्मी कर दिया, तबाह कर दिया। तो ये दहशतगर्द कहाँ तैयार किए जाते हैं? एज अ मुसलमान था वो भी, तो आप उसके बारे में ये कह रहे हैं कि है ना सही से वहाँ पे इंतजाम नहीं था, बिल्कुल इंतजाम नहीं था। देखें, सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे सही। आपने कभी आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, आपको सुसाइडल बॉम्बर कोई पंजाबी, सिंधी, बलोच, महाजर मिला है? कोई नहीं है। हमारा सुसाइडल और ये लोग तैयार करते हैं फ्रंटियर के अंदर, बहुत ही अनएजुकेटेड सेक्टर है। किसी को भी उठा के ब्रेन वॉश करके वो लोग इस्तेमाल कर। तो यही तो सवाल पैदा होता है कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता जो इस तरह के लोग तैयार करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, कम उम्र बच्चों को पकड़ते हैं और उनके ब्रेन वॉश करने के बाद उनको तैयार किया जाता है। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? ये हुकूमतें क्या करती हैं फिर हमारे मुल्क की? मैंने आपको बताया है कि जो बैड गवर्नर्स हैं उनको सबसे पहले देखना चाहिए जो हमारे इस इलाके से जहाँ से सुसाइडर्स आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, सबसे पहले उसको सिक्योर करो। वो हमारे मुल्क का एक हिस्सा है जी। अब आपको तकरीबन कितने साल हो चुके हैं, 20-25 साल, आप लोग ने कितनी जानें गंवा दी। ना सिर्फ सिविलियंस, हमारे आर्मी को भी उन्होंने सुसाइडर्स ने मारे हैं, क्योंकि वहाँ उस सेक्शन में कोई काम नहीं कर रहा है जी। उस इलाके में कोई इसको होमवर्क नहीं कर रहा है, कोई सिक्योरिटी को देख नहीं रहा, कोई अंडर कवर्स को नहीं भेज रहा, कोई वहाँ की रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। तो उनके पास तो पूरा टाइम है, पहाड़ों में जाके किसी बच्चे को वो तैयार कर देंगे। आप लोगों को चाहिए, जब आप लोगों ने एक इलाका साफ किया है, देखें कि उस इलाके में कोई दूसरे और किस्म के कोई ऐसे लोग तो नहीं रह गए जो इसके। अब देखें, अब इन्होंने जो ये पेशावर में जो किया है, ये क्या समझ रहे हैं? एक दिन की प्लानिंग, इन्होंने कई दिन से प्लान किया होगा। यकीनन एक दिन की प्लानिंग में थोड़ी जाके कर दिया। देखे ना, किसी का देखे कोई अपने बाप को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, कितने लोग जख्मी, कितने लोग शहीद हो गए, एक हंगामा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दिन में थोड़ी तैयार हो गया। अब किसको ब्लेम करेंगे? आप मुझे बताएं किसको ब्लेम करेगी? आप ब्लेम करेगी अपनी इंटेलिजेंस को। आपकी इंटेलिजेंस वीक है। जब उनको पता था कि 500 आदमी 600 आदमी नमाज पढ़ रहा है इस जगह में, क्या उनका फर्ज नहीं था कि इन लोगों को सिक्योर किया जाए? देखिए, वहाँ पर जिंदगी तो खुदा के हाथ में है, लेकिन कम से कम अल्लाह ने दिमाग दिया इस्तेमाल करने के लिए। ये 500 आदमी बेचारे अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के आसरे पे सजदा कर रहे हैं। खुतबे का टाइम था, खुतबे का टाइम था जी, खुतबा दिया जा रहा था जी। हाँ, खुतबे का टाइम था और खुतबे के वक्त ये सारा सिचुएशन किया गया। क्या वहाँ पे गार्ड नहीं थे? क्या उन्होंने वहाँ पे ह्यूमन चेंज नहीं लगाए थे? क्या उन्होंने वहाँ पे डिटेक्टिव कैमरे नहीं लगाए थे? पुलिस वाले, 2 पुलिस वालों को खड़ा कर दिया, भाई खड़े हो जाओ। अरे भैया, आपको 150 से 200 मील की जो दूरी होती है, वहाँ पे आपको ब्लॉकेज लगाना चाहिए। मस्जिद में घुसने से पहले आपकी स्कैनिंग होनी चाहिए जी। सबसे पहले तो ये, अगर आपने 150-200 की आपने ब्लॉकेज की हुई है और डिस्टेंस रखा हुआ मस्जिद से पहले, आपकी मस्जिद, आपके नमाजी सेफ है। लेकिन अगर आप रोड से उठ के डायरेक्ट मस्जिद में जाएंगे, आपकी मस्जिद सेफ नहीं है। मैंने पूरी सिक्योरिटी की है, मैंने 15-20 ग्राउंड को संभाला है क्रिकेट ग्राउंड में। पाकिस्तान इंटरनेशनल 8 साल टीम के साथ रहा, उनको मैंने सिक्योर किया है ग्राउंड से होटल तक, होटल से प्रैक्टिस तक, प्रैक्टिस से उनको शॉपिंग कराना। आज तक कोई वाकया सुना आपने पाकिस्तान टीम के साथ कुछ हुआ दुबई, अबू धाबी या शारजा? क्योंकि उनके प्लान होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई प्लान है ही नहीं जी। कोई भी मिनिस्टर बन जाता है वोट लेके, वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। अब आप देख लें, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है और एक जिम्मेदारी का काम जी। जब तक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर आपका एजुकेटेड नहीं होगा, कि सिक्योरिटी अवेयरनेस नहीं आएगी, कहाँ से? आपने ये बहुत अच्छी बात की कि कहाँ पे ये लोग तैयार किए जाते हैं, कहाँ इनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, किस तरह के दिमाग को चेंज किया। कराची का क्यों नहीं है सुसाइडर जी? हमारा पंजाब का क्यों नहीं है? सिंध बलोचिस्तान का क्यों नहीं? पठान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उन तक रसाई नहीं है हमारी गवर्नमेंट की, उन तक रसाई नहीं है हमारी। एक ड्राइवर होता है, 3 लड़के ऊपर बैठे होते हैं, वो ट्रक ड्राइवर के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं कंडक्टर बन के। ये कब तक होगा? 61 ईयर्स तो हो चुके हैं। कब हम लोग दुनिया के लेवल पर आएंगे? कब हमारा ये इसको जरूरत है सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं शुरू से, ए से लेके शुरू करना है हमें सारी बेसिक चीजें अपनी सही करनी पड़ेगी, वरना आप यकीन करें पाकिस्तान जो है ना वो कभी भी तरक्की नहीं करता है। जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है, जब के पास आपके सिक्योरिटी, जब तक जिस मुल्क की सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती है, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता है।
वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाएगा जिस मुल्क की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, जिसके बॉर्डर अच्छे नहीं है, बॉर्डर कंट्रोल नहीं, जिनका डाटा सिस्टम अच्छा नहीं है। आपका अफगानी दूसरा मोहल्ले वाले आके आपके शनाख्ती कार्ड, अब वो ले लें उसको, ये जो इंडियन जो एजेंट था कितने साल तो वो नेवल ऑफिसर बना रहा पाकिस्तान के अंदर, कितने बंदे उसने रोका दिए। कहाँ थी आपकी इंटेलिजेंस, क्यों ने इसके ऊपर काम किया गया, आप मुझे बताएं। कोई जवाब नहीं इनके पास। जी 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 जी, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ जी, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, ये भी आए जी। हेलो जी जी। इंटेलिजेंस ने उसने नेवल ऑफिसर बनकर उसने तबाही मचा दी पूरे पाकिस्तान के अंदर, कितने सेक्टर उसने करके उड़ा दिए, कितने ऑफिसर्स मार दिए उसने। किसी ने नहीं पूछा कि नेवल ऑफिसर तो इंडियन है भाई, कहाँ थी आपकी इंटेलिजेंस, सो रही थी। तो नेवल ऑफिसर बन के रॉ का एजेंट जो है वो नेवल ऑफिसर बन के पाकिस्तान में दलाता हुआ फिर रहा था। उसका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, हमने नोटिस नहीं किया, हमने होमवर्क नहीं किया। राइट, हमारा होमवर्क चलेगा होंगे, कब तक करेंगे हमसे, कब तक जान गंवाते रहेंगे, लोगों की कुर्बानियां देते रहेंगे। और लोग कितने लोग शहीद होते रहेंगे, कितने लोग अपने बच्चों को खो देंगे, और कितने बच्चे अपने माँ बाप को खो देंगे, माँ बाप को खो देंगे। मेरे साथ कॉलर है, इनसे भी बात सुनिए। पढ़ने नहीं जाए तो फिर कहाँ जाए जी, नमाज ना पढ़ने जाए तो कहाँ जाए जी। और आप देखिए ऊपर नीचे की मस्जिद, नीचे का हिस्सा पूरा खचाखच भरा हुआ था, ऊपर भी भरे हुए थे, इतनी पब्लिक थी उस मस्जिद के अंदर। जी आप क्या कहेंगे? हेलो जी, एक मिनट के लिए कॉलर की बात ले लें, फिर आप भी साथ ही रहे मेरे। जी बोले, क्या कहेंगे आप इनसे, इनकी जब सुन लें। जी, अभी जो कॉलर भाई बातें कर रहे थे वो दिल की बातें कर रहे थे, और ये पाकिस्तान के हर शहरी के दिल की आवाज है जी। तो इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि ये जो दहशतगर्दी अभी वापस हो रही है, ये जो है ये क्यों हो रही है दहशतगर्दी, आप ये बता दें क्यों हो रही है वापस। जी मैं उसका भी जवाब देता हूँ, ये भी इन बातों में जवाब आ जाएगा। ये दहशतगर्दी की वापसी जो है ये हमारी माशरे की या हमारी रियासत की अम्माजात नाकामी है, ये सियासत की भी नाकामी है और गवर्नेंस की भी नाकामी है, ये इंटेलिजेंस की भी नाकामी है, ये खारजा तल्लुकात की भी नाकामी है, ये मजहबी या मांगरी की भी नाकामी है, ये हमारी माशी नाकामी भी है। जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाएं तो फिर ऐसे धमाके होते हैं। अब बात ये है कि इसके बाद बात ये होती है कि ऐसी हालात जब हो जाएं तो उसके बाद स्टेट का रिस्पांस क्या होता है। स्टेट का रिस्पांस क्या होता है हमारे यहाँ के सिर्फ मजम्मत कर दी, रिपोर्ट तलब कर ली, और आप तो जो है वज़ीर दाखिला ने कह दिया जी कि सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं था। भाई सिक्योरिटी थ्रेट किसने जारी करना था? सिक्योरिटी थ्रेट भी गवर्नमेंट के इदारों ने जारी करना था। बात ये है कि ये बातें करके अपना दामन अपना झाड़ के जो है अपनी जिम्मेदारी से जो है वो फराम कर लेते हैं। अभी आपने पूछा कि ये क्यों होता है, उसकी वजह मैं ये बताता हूँ। जो मेरा एनालिसिस है, कोई उससे एग्री करे या ना करे, हमारी जो ट्राइबल बेल्ट थी ये जब से पाकिस्तान बना तो अभी तक जो है ये उन लोगों के अपना अंडर कंट्रोल है जिनके बारे में बात करने का किसी को इख्तियार नहीं है। उसके क्या रीजन है मैं उसकी बहस में नहीं जाता, लेकिन बात यह है कि उनके ऊपर उनका इतना कंट्रोल था कि उन्होंने वहाँ पे अवामी मसाइल या अवामी डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट या अपना मेंटल डेवलपमेंट की तरफ कोई तवज्जो नहीं होनी थी, ना ही वहाँ पे किया। आप वहाँ पे देखें कि जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे जो यंगस्टर सुबह उठता है उसके पास ना जॉब ना कोई स्कूल होता है ना कोई जॉब होती है। वो क्या करता है, वो उठता है तो पत्थर उठा के एक दूसरे पत्थर को मार के वो खेलता है सारा दिन। उसका दिमाग भी उसी ज़हन से हो जाता है। जब उसको भूख लगती है तो जो अब करीब मस्जिद बननी होती है, जो मदरसे भी बनने होते हैं, जब वो वहाँ पे जाता है तो मौलवी उसको खाना भी अपना प्रोवाइड कर देता है। जब वहाँ पे वो खाना उसको प्रोवाइड होता है तो जब चंद दिन रेगुलरली जाता है तो उसकी ज़हन साजी वहाँ पे कर दी जाती है। तो इसलिए ये ज़हन साजी इसलिए होती है कि आपने उनको उनके माशी हकूक से महरूम रखा, आपने उनके सियासी हकूक से महरूम रखा, आपने उनको रोजगार से महरूम रखा, जिसकी वजह से ये जो है अपना उमाइल हो जाते हैं, चंद पैसों के लिए अपनी जान देने को भी कुर्बान हो जाते हैं। तो चंद पैसों के लिए उनका दिमाग इतना चेंज कर दिया है कि चंद पैसों के लिए वो अपनी जान ही दे देते हैं। फिर तो दुनिया में तो वो रहते नहीं, कि हमको ये नहीं पता होता कि खत्म हो जाते, इतने सारे लोगों की जान लेके खुद भी खत्म हो जाते हैं। वहाँ पे ये है कि हमारा जो माशरा है वहाँ पे ये होता है कि जब वो देखता है कि उसका बाप जो है अपना बेड के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके दवाई के पास पैसे नहीं है, जब वो घर में देखता है कि उसकी बहन जो है जवान हो रही है, उसकी शादी के लिए वसाइल नहीं है,
तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, मुझे 50,000 मिल रहा है तो मैं अपनी जान दे देता हूँ, मेरे बाप को या मेरी बहन को फायदा हो जाएगा। तो वो इस एक्सट्रीम तक वो लोग जो है फिर चले जाते हैं। तो बेसिक बुनियादी वजह यह है कि हमने उस पूरी बेल्ट को पिछले 70 साल जो है वो उसमें हमने इग्नोर किया, उनके ना रोजगार की तरफ तवज्जो दी, ना हमने तालीम की तरफ तवज्जो दी, और ना हमने उनको हुकूक दिए सियासी तौर पे वो अपनी आवाज भी उठा सके। तो ये बुनियादी वजह है कि वहां से जो है ऐसे लोग तैयार हो गया। अच्छा जी जी जनाब, ये क्या कहेंगे आप? हेलो हेलो जी जी हाँ जी बोले। मेरा मेरा मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए उसी पर भाई ने बात की है जी। मैंने आपसे जो पॉइंट्स किए ये सेम पॉइंट्स है, इस पर डिस्कशन करना, जल्द से जल्द इसको एक्सिक्यूट करना है। आपके पास डाटा सिस्टम नहीं है। मैंने अपने एक जगह पे बोला है कि पाकिस्तान में एक तो डाटा सिस्टम बनाना चाहिए कि शनाख्ती कार्ड से आप बंदों को ट्रेस कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स है, क्रिमिनल लेबोरेटरीज आपकी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। आपकी क्रिमिनल लेबोरेटरी जब तक काम नहीं करेंगी, आपको नहीं पता कौन सा क्रिमिनल किस सेक्शन में काम कर रहा है। आप खुद देखिए कि अगर आप यकीन करें कि हम कनाडा में अगर रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, बंदा अगर उसको ट्रेस करना है विद इन सेकंड ट्रेस कर लेते हैं जी, विद इन सेकंड ट्रेस करने के उनके पास डाटा है। डाटा है नहीं, कौन होटल में ठहर रहा है, कौन चेक इन हुआ है, किसको वीजा दिया है, कौन शिकार पे आ रहा है, कौन जो क्या कर रहा है। अरे भैया आपको पता है दुश्मन तो ताक लगा के बैठा है। दुश्मन आपका ताक लगा के बैठा है कि कब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। जी, बहुत अच्छी बात की है कि आपने डाटा नहीं है जी। जब तक आपकी सिक्योरिटी जो है वो उसकी अवेयरनेस है। सबसे पहले देखे, सबसे पहले तरक्की करना है तो अपने मुल्क को सेव करो, सिक्योरिटी को सेव करो। सिक्योरिटी को अगर पैसा लगाओ, बजट निकालो इसका, लोगों को अवेयरनेस दो, सिक्योरिटी ट्रेनिंग शुरू करो, ठीक है, एमुनेशन उनको प्रोवाइड करो, स्कूल को सिक्योर करो, सारे आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह सब कुछ चले। जब फॉरेनर किसी जगह इन्वेस्टमेंट करता है या कहीं जाने की टूरिज्म करता है, आपके पास कितना खूबसूरत इलाका है। स्विट्जरलैंड मैंने देखा, स्विट्जरलैंड से अच्छा आपके पास इलाका है, क्यों नहीं लोग जाते? चलते हैं लोग कि उनकी फैमिली किडनैप हो जाएगी, रैंसम दिया जाएगा। अपने चाचा का लड़का वो किडनैप करके पैसे मांगता है, न्यूज तो सुने, अपने रिश्तेदारों को किडनैप कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है, ये एजुकेशन, हमारे मुल्क के एजुकेशन, मैं तो समझा इमरान खान आएगा, वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम लाएगा, 3 साल के अंदर तो रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि वही बात कहाँ होगी, एंड क्या हुआ, धमाका हो गया। अगर आपका सिक्योरिटी वर्कआउट कर रहा होता, अंदर इंटरनली हर चीज को देख रहा होता, ये चीज नहीं होती। और दूसरी बात है कि अब तो आपको मस्जिद, स्कूल और कोई भी आपको ब्लॉकेज लगाने पड़ेंगे कम से कम 200 मीटर की, कि 200 मीटर के अंदर जब वो गुजरेगा उस वक्त वो पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे या मस्जिद में। भैया डायरेक्ट रोड से बच्चा या पेरेंट्स डायरेक्ट एकदम मस्जिद के अंदर आ जाए, आपकी ब्लॉकेज कहाँ है, आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? वो एक मशीन उन्होंने दी हुई है, स्कैनर, वो बंदा गाड़ी से उतर कर नहीं, आपको कम से कम 150 मीटर का डिस्टेंस रखना है किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, ताकि आप डिटेर कर सके बंदों को। या तो कोई डिटेर है ही नहीं, मशीनरी आपको देनी पड़ेगी, आपको अपने स्कूल को, अपने कॉलेजेस को अवेयरनेस देने पड़ेंगे, आपको एक टीम भेजनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जिस इलाके से ये सारा आ रहा है ना, ये एलिमेंट्स, सबसे पहले आपको उस इलाके का एलिमेंट्स को सीधा करना है, और वो हमारा फ्रंटियर। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से बेचारों के पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है कि उनको एजुकेशन दिया जाए, उनको कोई भी जो है 3 वक्त का खाना खिला के। और अच्छा, दूसरा जो स्टेट, जैसे अभी एक कॉलर ने यही कहा ना कि वो जान देने के लिए इसलिए तैयार होता है कि उसको बोला जाता है कि भाई उसकी बहन की शादी के लिए पैसा चाहिए होता है, तो जी तो वो इसलिए तैयार हो जाता है कि चलो मेरी बहन की शादी हो जाएगी, मेरे बाप का इलाज हो जाएगा। जी, कोई मुसलमान बहुत अच्छा शादी के पॉइंट उठाया है। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसके अंदर इन तमाम एलिमेंट में एक चीज ये भी ऐड होती है कि मजहब के नाम पे जो जमातें बनाई गई हैं हमारे मुल्क में, तो मजहब तो खैर लोगों को क्या देंगे, वो लोगों को उल्टी ये एजुकेशन दे रही होती है कि जाके फटने से तुम्हें जन्नतें मिल जाएंगी। तो इस किस्म के जो एलिमेंट है उनको रोकने की असद तरीन जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। जी बिल्कुल, मैं इस चीज को बहुत इस चीज को सपोर्ट करती हूँ। बेशक हमारी सिक्योरिटी जो है मुल्क की, वो आलम ये है कि बॉर्डर क्रॉस करके भी लोग आराम से आ रहे हैं, जहाँ से ये सारी चीजें बनाई जाती है, क्योंकि अपना रोजगारी इनको बनाकर कमाते हैं। तो वैसे जब तक ये खर्च नहीं होंगी, ये बनेंगी नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, तो उनका क्या होगा? तो वहाँ से उन बॉर्डर्स को भी सिक्योर करने के अलावा हमारे जो पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी मजहबी नाम नहाद जमातें हैं जो
होकर तफरका फैलाती है, माशरे में नफरत पैदा करती है लोगों के दिलों में। तो वो नफरत की जो बुनियाद है, उसका रूट कॉज जो है वो एक छोटी मस्जिद से शुरू होकर के उसका अंजाम जो है वो जाकर के फट्टे पर खत्म होता है। तो वाकई बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इमरान खान साहब जब आए थे, ये काम करने से उनको कौन रोक रहा था? ये काम करने के लिए भी उनके हाथ बांधे गए थे, तो उन्होंने अपने सिर्फ टाइम को जाया किया है, जिसका नतीजा ये है कि कोई भी, चलो अगर लोग कहते रिजल्ट नहीं नजर आता, मगर उस सिम की तरफ जाते हुए उनके दुरुस्त कदम तो नजर आते, तो उस सिम की तरफ जाना भी नजर नहीं आ रहा। बाकी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कॉलर, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये मैं ऐड करना चाहती थी कि ये भी एक एलिमेंट है हमारे मुल्क में, ये हादसा और ये वाकयात जो हो रहे हैं इसका। जी बहुत शुक्रिया। मतलब जी जी हेलो जी 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 हेलो जी 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 हेलो जी, आप अपना ओपिनियन भी दे दें, काफी देर से मेरे साथी हैं जी, सुन रहे होंगे आप कॉलर की बात। जी कोई बात नहीं जी 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 बोले जी। समीना, मैं सबकी बातें सुन रही थी, बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं जी जो बम जो है सुसाइडर्स हैं, जी उनको सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है कि तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो और शहीदों तुम्हें पूरे मिलेंगे। जी मैंने एक दो किताबें इसके बारे में भी पढ़ी थी जब इनके ओपिनियन ली है। ब्रेन वॉशिंग में जी आप सब कह रहे हैं कि ब्रेन वॉशिंग होती है, लेकिन आप ये फिर सोचें कि इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। जी बगैर फंडिंग के तो ये चल नहीं सकती हैं। हमें भी पता है, आप सबको भी पता है कि जहाँ इस किस्म के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं वो रियली वेल इक्विप्ड है, और उनको चलाने वाला कौन है? आपको पता है हमारे पाकिस्तान के सारे दुश्मन जो इवन हमारे अपने अंदर घरों के अंदर दुश्मन है, वो घर के भेदी हैं जो इस लंका को ढाने के लिए लगे हुए हैं। तो जब तक हम अपने अंदर के चोर को, अंदर के दुश्मन को नहीं पकड़ेंगे, हम बाहर के दुश्मन के साथ कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि ये जो सुसाइडर आती है, ये एक तरह से उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाता है अंदर से। जो पेशावर का मिलिट्री स्कूल था, उसमें से आपको पता है कितने लोग फैसिलिटेट कर रहे थे, जो अंदर के लोग थे। तो ऐसे हमले बगैर, अंदर की गद्दारी के बगैर नहीं पूरे किए जा सकते। तो एक बंदा डायरेक्टली जो अंदर आता है वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी का भी फायदा उठाता है। हम हर चीज अपनी गवर्नमेंट के ऊपर फेंक देते हैं, उसका कसूर है, जिसने ये चेंज नहीं किया, उसने वो चेंज नहीं किया। ये तो 70-75 साल का गंद है और वो 2 साल में पूरा नहीं कर सकता है। आप इस बात को क्यों नहीं करते कि जो हो रहा है, जिस तरह उसके हाथ बंधे हुए हैं, जिस तरह वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम खुद अपने आप को बदलने के लिए, हम सब यहाँ अपनी बेहतर लाइफ के लिए, यहाँ कनाडा में लोग कनाडा शिफ्ट हुए, कहीं इधर उधर शिफ्ट हुए, आप भी 1 साल में या 2 साल में आप वेल सेटल्ड नहीं हो गए थे। तो जहाँ गवर्नमेंट चलानी पड़ती है वहाँ बहुत सारे हाथ बंधे हुए होते हैं। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड होल्ड करिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आज आपने 2 टॉपिक रखे हैं और एक टॉपिक आपका जो है वो औरत मार्च से रिलेटेड है जी। वो उसमें मैंने 1 घंटे बात की, आपने कॉल ही नहीं की, तो मैंने वो टॉपिक अभी दूसरा ले लिया। जी जी बोले जी। तो बात ये है कि अब आप प्रोग्राम की एंकर हैं, तो हम औरत मार्च की बात मोहताज अंदाज में कर सकते हैं। नहीं नहीं, खुले बात करें, सही बात में बात करें। मैं एंकर हूं तो क्या मतलब है इसका? मैंने बात सारी सही की कि क्या सही हो रहा है ये औरत मार्च पाकिस्तान के अंदर जो निकाला जाता है। तो बताएं औरत क्यों, क्या चाह रही है औरत मार्च के अंदर, कौन सी आजादी चाहती है, क्या देखना चाहती है? तो मैं तो इस पे बात कर रही थी। मैं कॉलर ने 1 घंटे बात की, उसके बाद कोई कॉलर नहीं था, तो उसका टॉपिक मैंने दूसरा ले लिया। 1 आवर हुई है मगर बात अच्छी बातें हुई है। जी क्या कहेंगे आप? बात ये है जी, तो बुनियादी चीज है कि हमारे पास हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसको हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जी, तो हमारे यहाँ जो इस्लाम का इस्तेमाल है ना, वो जरूरतन किया जाता है। जहाँ पर बेनिफिट आ रहा हो किसी चीज का, वहाँ पर इस्लाम का नाम लिया जाता है, वहीं उसको इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ हदीसें भी कोट होती हैं, आयात कुरानी भी कोट होती हैं, और मतलब अपने मतलब के इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी नहीं है। जी ठीक है। अब बात ये है कि हमारे यहाँ ये टॉपिक इतना वसी है, इतना लंबा चौड़ा है कि ये आपका 2-3 घंटे का प्रोग्राम जो इसके लिए काफी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, तभी तो मैं लेकर आई थी। पर आपने फर्स्ट टाइम, अगर आप आ जाते आप इसके लिए सिर्फ ये एक टॉपिक रखें और उस दिन पूरा प्रोग्राम आप इसी के ऊपर करें,
ठीक है, मंडे को करेंगे। अभी जब तक औरत मार्च चल रहा है, आप देखें ना, वो बताएं। और ये जो वुमेन्स डे मनाया जा रहा है तो इस पे पाबंदी लग रही है, पाकिस्तान में पाबंदी लगाने जा रहे हैं। क्यों लगाने जा रहे हैं, क्या वजह है, करना चाहिए औरतों को वहां पे औरत मार्च मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, तो इस पे बात करेंगे मंडे को भी। आप तफसील से बात करिएगा। आप बता दें क्या ओपिनियन देना चाह रहे हैं, अपनी राय क्या शामिल कर रहे हैं। दूसरी जो आपने दूसरा टॉपिक आपने दिया है वो जनाब, एक तो ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है पेशावर में, जी इसी पे बात कर रहे हैं। आजादी तरह भी कॉलर जी जी। और मतलब इसमें हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू अब तक आ रहे हैं जब से पाकिस्तान में जिस किस्म की दहशतगर्दी हो रही है। जी। एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि दहशतगर्दों से आहिनी हाथ से निपटा जाएगा। मगर ये बताए ना कि कौन तैयार करता है इन लोगों को, इनके दिमाग को कौन चेंज करता है। अभी काफी कॉलर ने अपनी अपनी राय दी, अपना अपना ओपिनियन दिया। ये जो अभी मेरे साथ एक कॉलर है, इन्होंने भी बहुत अच्छा अपनी राय शामिल की है, शायद आपने सुना होगा इनका मैसेज भी। जी जी बोले। जैसे मुझे कह दिया कि जी सुसाइडल अटैक्स का कोई तोड़ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में, ठीक है। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आएगी इस वक्त साइंस की जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स को रोक सके या आइडेंटिफाई कर सके ये आदमी जो है वो सुसाइड बॉम्बर है जो भी है जी। लेकिन जो भी हुआ है वो वाकया और इतने अरसे के बाद हुआ है जी। वो वाकया तो अपनी जगह अहम है, लेकिन उस वाकये की टाइमिंग भी बहुत अहम है जी। इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जब वो कोई अनयूजुअल इवेंट होने वाला होता है ना, तो इस तरह के वाकयात होते हैं पाकिस्तान में। ये मैंने शायद पहले भी एक बात कही थी कि जब आप तारीख को खंगालेंगे तो मिसाल दी थी मैंने कि लाहौर मोटरवे का जो वाकया हुआ था वो ऐसे ही नहीं हो गया था जी। उसके साथ कुछ ना कुछ था पीछे। यानी कि अभी जो आपके कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की अभी सियासत में जो हलचल मची हुई है उसकी वजह से ये वाकया पेश आया इस वक्त अचानक, बहुत अरसे बाद इतना बड़ा। जी हाँ। यानी कि वो कहीं नहीं हो रही थी, कोई धमाका नहीं होता, कोई धमाका नहीं होता, लोग सुकून से थे, सुकून से आजादी से सांस ले रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे। पर लगता है कि दुश्मन को ये चीज पसंद नहीं आई थी तो उसने एक बहुत बड़ा धमाका करके दिखाया। बस वो दुश्मन ने करके दिखाया, लेकिन दुश्मन के धमाके को तो लोग फेवर लेने की कोशिश करेंगे उसका। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये कि मैंने तो अब तक ये देखा है भाई, अभी तक सब चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी और जब ये चीजें हाथों से निकलने लगती हैं तो इस तरह के वाकयात हो जाते हैं ताकि अटेंशन डाइवर्ट कर दी जाए। तो इतने सारे लोगों की जानें चली गई, इतने लोगों की जानों से खेल जाता है इंसान, और एक इंसान अपनी जान से अपनी जान ही गवा बैठा है इतने लोगों की जान लेने के अंदर, खुद भी खत्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। जो हमलाकार था, हमला आवर जो था, उसने अपनी भी जान ले ली। उस वक्त हमला किया, जितने लोग थे शहीद हो गए और जख्मी चले गए, समझ लें शहीद हो गए बहुत सारे लोग। तो 56 लोग शहीद हो गए और 194 जो थे ना जख्मी हालत में निकल के गए, हॉस्पिटलों में पहुंचाया गया। उनके किसी के बाप, किसी का बेटा, मफरत करे जो जख्मी है उनको सेहतयाबी अता फरमाए और लवाकिन को सब्र और जमील दे। बात ये है कि हम लोग तो दुआ करके और तवक्कुआत करके इस पे कहानी खत्म कर देते हैं, एक टॉपिक छेड़ते हैं, डिस्कस करते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन जिनके घरों से जनाजे उठते हैं, जिनके घरों से बिल्कुल आपने सही कहा कि हम तो एक टॉपिक करते हैं, हर मीडिया पे आज शोर मचा इस टॉपिक का, पेशावर के किस्से का बहुत ज्यादा शोर मचाया, हर मीडिया पे इसको बात की गई, हर मीडिया से, ये नहीं छोटा बड़ा सब मीडिया में बात की गई। पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जिनके लवाकिन जाते हैं, जिनके अपने जाते हैं, जिनके अपने प्यारे जाते हैं, जिनके घर में एक मातम का वो तो कभी भी इस वाकये को भूल नहीं सकते। उनके घर में तो एवरी टाइम यही चीजें चलेंगी, जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया। तो आप सोचे उनके लिए कौन करेगा ये सारे। जी कुछ नहीं, थोड़े दिन टॉक शोज होंगे, थोड़े दिन डिस्कशन होगा, हम दहशतगर्दों के करीब पहुंच गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कहानी खत्म बस। इससे ज्यादा नहीं होता पाकिस्तान में कुछ भी। जी मगर ये पाकिस्तान में बस यही होता है ना, ये तो सिर्फ मीडिया पे आपको आप देखें, आज की खबर थी, आज धूम धड़के से खबर आई, कल देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, कल से दूसरी खबरें बताई जा रही होंगी, दूसरी चीजें आ रही होंगी बाकायदा। मगर आपने ये बहुत प्यारी बात की, जिनके अपने प्यारे को हैं वो तो सारी जिंदगी इस वाकये को नहीं भूल पाएंगे, वो तो सारी जिंदगी उनके लिए हर सुबह हर रात वो याद करेंगे इस वाकये को। जी जिनके घर से कोई जाता है उनको पता होता है ये तो। और आप जाने के अलावा जितने लोग जख्मी हुए हैं, जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, जो बेचारों की कोई सही कंडीशन में थोड़ी होंगे तो क्या दोबारा से अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें, अपनी जिंदगी के कर सकें, अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर सकें, सर्वाइव कर सकें। आपको देखा पाकिस्तान के तो हालात भी कितने खराब हैं, किस कदर महंगाई हुई है, लोग वैसे ही परेशान है और मजीद इस पे ये
बहुत बड़ा वाकया जी। एक वक्त था कि हम लोगों को ये परेशानी होती थी कि सरहद पार से आके लोग यहाँ पे आके ये कार्रवाइयां कर रहे थे। और आप ये देखिए अभी मुल्क में थोड़े से कुछ हालात बेहतर हुए थे, बाहर ममालिक से लोग क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे थे, अब आप देखें अचानक ये वाकया हो गया। अब आप सोचें कि किस तरह लोग आएंगे बाहर से, किस तरह आएंगे, कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, कुछ मुल्क तरक्की की तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ था, तो मुल्क को दोबारा से इस तरह के वाकयात करके तो बिठा दिया जाएगा। अब वो सरहद पार से वाकयात होते थे, लोग आके कार्रवाई करके चले जाते थे। अब वो उसमें कमी क्या, मतलब मैं समझता हूँ किसी हद तक खात्मा हो गया। जो पाकिस्तानी अफवाज ने वहाँ पे जो बाढ़ लगाई है उसकी वजह से ये जो बाहर से लोग आते थे उनकी आमद रफ्त रुक गई है जी। ये बहुत बड़ा काम हो गया था उसमें, उस दौर में कि ये बाढ़ लग गई वहाँ पर जी। लेकिन मसला ये है कि जो आपके अंदर लोग बैठे हुए उनसे तो आप लोग बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आइए बैठिए, चाय पीजिए, हमसे बात कीजिए, हम बहुत डरते हैं आपसे, अगर आपको हमने इस वक्त आपके साथ बातचीत नहीं की तो हम बड़े नुकसान में रहेंगे, तो हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप हमसे मुज़ाकरात करें। तो जब आपका आयनी हाथ प्लास्टिक के हाथ में तब्दील हो जाएगा तो फिर ऐसी कार्रवाइयां होंगी फिर। सही सही तो क्या जी। आप किस हिसाब से उनके साथ बैठ के मुज़ाकरा करने को तैयार है? जो लोग आपके इलाकों में आपकी मासूम बेगुनाह आवाम को शहीद कर रहे हैं अपने धमाके कर करके अपने मजबूम मकासद के लिए, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की है? कार्रवाई की तो बुला रहे हैं चाय पीने के लिए। सही कह रहे हैं आप, जो कर रहे हैं उनके साथ आपने क्या कार्रवाई की है, क्या किया है आपने? करना चाहिए आपको, खैर सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये सब कौन कर रहा है, इसको रोकना चाहिए। आपने बहुत प्यारी बात की वाली कि देखें जब से तो मुल्क में बहुत अमान अमान था, कोई हंगामा, कोई दहशतगर्द नहीं आ रहा था, कुछ बमबारी नहीं हो रही थी, कुछ नहीं। अब दोबारा से धमाके शुरू हो गए, दहशतगर्द मुल्क में पहुंच गए। कहाँ से आए हैं दहशतगर्द और कहाँ बनते हैं ये दहशतगर्द, किस तरह आते हैं? अभी कंट्रोल किया गया था तो अचानक कैसे हो गया ये सारा कुछ? इस पे वाकई में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। जी जी जनाब। जी जी जी। ये तो बात की बातें हैं ना जी कि वो इस्लाम इस्तेमाल होता है या जो चीजें हैं, बुनियादी बात ये है कि ये लोग जो है ये तैयार क्यों हो जाते हैं इस्लाम के लिए जी, और इनको सप्लाई लाइन ये क्यों बन जाती है? एक सेकंड में और कीजिएगा, एक सेकंड में और कीजिएगा। जी जी, हेलो जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ यार, अवाम कितना भी अपने आप को तब्दील कर ले, लेकिन जो रेट होती है वो हमेशा हुकूमत कायम करती है। और हुकूमत की सतह पे ये हेले बहाने बनाना कि भाई वो तो असल में लोग यूं करते हैं, या किसी ने हमारे आपके ना हाथ किसी ने बांधे हैं ना आपके पाँव किसी ने बांधे हैं, और अगर आपके हाथ पाँव बांधे हुए थे और आप एकदम मोहताजी वाली हुकूमत आपको मिली थी तो काहे के लिए आप कुर्सी पे बैठ गए थे जब आपसे कुछ हो रहा नहीं था? तो ये फजूल की बहानेबाजियां हैं, लेम एक्सक्यूजेज हैं, इनका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप जो है वो चंद अफराद को अपने आप से मैच कर रहे हैं। आप जो है वो बाख्तियार होकर अगर कुर्सी पे बैठे हैं और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप अपनी फैमिली को किस तरह से नवाज रहे हैं, लोग क्या अंधे गूंगे बह रहे हैं, साफी जब आपसे सवाल करते हैं, लोग क्या नजर नहीं आ रहा उनको कि क्यों इतने सख्त कवानीन लेके आए जा रहे हैं? क्योंकि जो सहाफी होते हैं वो हर कोई लिफाफा सहाफी नहीं होता, वो आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई जिस चीज के लिए आप सारी जिंदगी अवाम को ये लेक्चर देते रहे कि जो नवाज शरीफ थे या जरदारी साहब थे वो अपने खानदान को नवाजते आए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो अपनी खातून अव्वल के खानदान को नवाज रहे हैं। उन लोगों की जरा हालत तो देखिए, अपने इलाकों के बादशाह बन के बैठे हुए हैं वो लोग, तो आप भी सारे वही काम कर रहे हैं और फिर अवाम के आगे आप अपनी ये तस्वीर पेश करते हैं कि आप जो है वो सबसे जुदा हैं, सबसे अलग, और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप सिर्फ बेवकूफ लोगों को ही बेवकूफ बना सकते हैं। जो भी कॉमन सेंस रखता है, जिसको थोड़ा सा सेंस है, उसको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल जीरो है और आप कुछ भी करने के ना मूड में है ना करना चाहते हैं, क्योंकि 3.5 साल में जब आप किसी दुरुस्त सिमत पे कदम रखते हैं तो आपके सिमत के ऊपर आपका सफर जो है इस चीज का तयन कर देता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप भी सेम वही हरकत कर रहे हैं जो पुरानी हुकूमतों ने की थी, और अभी भी देख लें आप तो खुले आईने की तरह ये तस्वीर सबके सामने नजर आ रही है कि जो पुराने सियासतदान किया करते थे अपनी कुर्सी को बचाने की जद्दोजहद, उसके लिए तो इमरान खान साहब के पैरों में पहिए लग गए हैं। लेकिन जब वो इतने सारे आजादारान वहां पर, इतने सारे जो लोग शहीद हो गए थे, उनके वर्षा जब वहां पर बैठ के आपका इंतजार कर रहे थे, आपके तसल्ली वाले अल्फाज का इंतजार कर रहे थे, तब आपके पास टाइम नहीं था और आपको लग रहा था कि लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो फिर अब आपके पैरों में पहिए क्यों फिट हो गए हैं? क्योंकि आपको अपना इक़्तिदार बचाना है, अपनी कुर्सी बचानी है, और अपनी ये जो कहते हैं ना कि अपनी जो इनकी खुद नवाई और ये जो कुछ फहमी है कि सिर्फ मैं ही मैं, तो जो शख्स मैं करता है ना वो हमेशा जिंदगी और दुनिया में मुंह की खाता है, चाहे वो कोई भी हो। यही कहना चाहती थी मैं समीना। जब तक
ये तर्ज हुक्मरानी रखकर बैठेंगे इमरान खान साहब हो या कोई भी हो, तो ना अवाम का भला होगा, ना पाकिस्तान का भला होगा, और ना ही हमारा मुल्क कभी दुरुस्त में जा सकेगा। मैं यही कहना चाहती थी, ये मेरा तज्जिया था। बहुत शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, जाते हैं इनकी तरफ। जी हेलो जी 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 बोले, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप इस वक्त हम किस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। हम तो इसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास 5-7 मिनट है। जी अभी आपने पेशावर जी अभी आप दुआ करें कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस बारे में सेंसिटिव ना हो जो इस वक्त आपके मुल्क में मौजूद है। बिल्कुल आपने सही कहा, यही तो बात की है, हाईलाइट की है। दुआ करें कि वो अपना टूर पूरा करें, वरना हमारे लिए बहुत शर्म का मुकाम है कि वो चले जाए यहाँ से। जी जी, वैसे अगर आप मुझसे पूछे उनका जाना बनता है, वो बिल्कुल रीजन दे सकते हैं कि भाई आपके मुल्क में तो ये हो रहा है। यही तो मैं बताया जा रहा था कि कौन दुश्मन है, किसकी दुश्मनी है। पहले मुल्क के अभी हालात अभी थोड़ा बेहतरी की तरफ गए थे, क्रिकेट बहुत अच्छा गेम खेला जा रहा है। जी मैं कॉमन बात नहीं करना चाहता कि इंडिया है, नेपाल है, नहीं, ये जनरल सी बात। जी ये जनरली बात है। जी ये एक बात है कि वो गालिब ने एक शेर कहा था कि आप ही अपनी अदाओं पर गौर कीजिए, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। ठीक है ना, हमें चाहिए कि हम पहले अपनी सिफ्तों को सही करें। इंडिया पे इल्जाम देना, किसी और पे इल्जाम नहीं, हमारी सिक्योरिटी कमजोर है, ये हमें मान लेना चाहिए। अब तक ये हमें मान लेना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी की अवेयरनेस बिल्कुल खराब है। अब आप एक पुलिस में किसी को भर्ती करते हैं, उसको आप सिर्फ ये सिखाते हैं कि गन कैसे पकड़नी है, डाकू को कैसे मारना। अरे इसकी ट्रेनिंग होती है पुलिस की। हमने पुलिस में काम किया 11 साल, हर केस को उसकी तरीके से डील किया जाता है। अब आपके पास एक सब्जेक्ट। अच्छा, आपने कहा कि हमने 11 साल पुलिस में काम किया है, तो आप ये बताएंगे पुलिस के इदारे भी तो कौन सा सही है पाकिस्तान के, जो बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे भी तो इतनी रिश्वत चलती है। यही तो कह रहा हूं कि वहाँ पैसे, वहाँ पे जो बड़े बड़े लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं, मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है, जो बेगुनाह होते हैं उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। कातिल के मुजरिम को रक्षा में बिठा के लेके जाते हैं। और बोले अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, उसको रक्षा में बिठा के ले जाते हैं। आप सोचें तो फिर कहाँ से आप उसकी बात कर रहे हैं कि पुलिस का इदारा, मैं पुलिस में रहा हूँ तो आपको तो सब पता है। जी समीना जी, आपके दिल में जितना दुख है ना पाकिस्तान के लिए, जी, हम जितने कैनेडियन पाकिस्तानी यहाँ पे ना, हमें बहुत दुख है, हमें बहुत अफसोस होता है। जी इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। सलाम है उस नबी को जिसने इस उम्मत को संभाला। अब अगर हम एक दूसरे को इस तरह जान लेंगे, आपको पता है एक आदमी को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। यहाँ कितने बंदे मार दिए हैं, इसका इसकी पूछ होगी, इसकी पूछ होगी, उससे भी होगी जो इसका जिम्मेदार है, उससे भी होगी जिसने ये किया है। जी अगर आप किसी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, इमरान खान आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जाने आपकी जो बैड गवर्नेंस, आपकी सुपरविजन, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की फेलियर, आपकी इंटेलिजेंस की फेलियर्स की वजह से हुआ है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलियन टीम गई, आपके सर पे होगा। आपको चाहिए था आप ये पूरी टीम बिठाते कि देखो भाई मेहमान हमारे मुल्क में आए हुए हैं जी, ये लोग बहुत मुश्किल से हैं, ऑस्ट्रेलियन 24 साल के बाद आए जी, मेहरबानी करके सिक्योरिटी को सही रखो, सिक्योरिटी को टाइट रखो। जी उन्होंने रीजन दे दिया कि ये लो। अब मैं ये कहूँ कि बिलावल ने करवाया है या उसने नवाज शरीफ, नहीं, आपकी अपनी कमजोरी है। जब आप अपनी कमजोरी किसी के ऊपर थोपते हो ना, आप सबसे बड़े कमजोर हो। आपको चाहिए कि सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की। देखे ना, हमेशा हर इल्जाम साबका हुकूमतों पे डाल देते हैं। भाई साबका हुकूमतों पे नहीं डालें, इस वक्त हुकूमत आपकी है, काम आपने करना है, अवाम आपसे सवाल पूछेगी। अब वो साबका हुकूमतों से नहीं पूछेगी, वो तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। अभी हुकूमत में आप मौजूद हैं तो यकीनन जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा सारे लोगों को। करना चाहिए ना, होमवर्क करना चाहिए ना आपको कि भाई आपको पता है कि इतने पीरियड में हमें सिक्योरिटी का जो लेवल है उसको हाई रखना है। राइट, हर शहर में, हर रोड पे, हर स्कूल में, हर मस्जिद में, ताकि कोई ऐसा वाकया ना हो जिसकी वजह से ये जो हमारे मेहमान है ये डर जाए, डर गए होंगे जी। यकीन है ना, आप ये देखें वाकया कोई इतना छोटा वाकया तो नहीं, इतना बड़ा वाकया हुआ है। नहीं जी, ये बहुत लोग मरे हैं बाबा, ये बहुत लोग मर गए हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर कोई गैरतमंद आदमी हो ना, वो रिजाइन कर दे,
कि मेरी वजह से हुआ है। अब हमें कहाँ हज़रत उमर जैसे लोग मिलेंगे, हज़रत अबू बकर वाले लोग मिलेंगे, ऐसे साहबी, लेकिन कम से कम उनसे कुछ सीखा होता। आपने मदीना रियासत का अनाउंस किया था, ये मदीना रियासत, जी जी जी, हम मदीना रियासत कह रहे हैं जी, ये मदीना रियासत है कि मस्जिद के अंदर आपका बम फोड़ा जा रहा है। कहाँ है आपकी सिक्योरिटी? क्यों नहीं आपने इंतजाम करके रखा? आपने देखा कि एक जगह, मैंने इनको एक वीडियो में पहले कहा था, मैंने कहा जहां 10 या 20 या 25 आदमी से ज्यादा लोग हो जाए उस जगह को सिक्योर्ड करो। सबसे पहले तो उनको जमा मंच होने दो, अगर हो गए उनको सिक्योर्ड करो, क्योंकि वो आपके अपने मुल्क के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। सही। जुम्मे के दिन मरे, अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्ट जन्नत में बुला लिया होगा। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको मौत भी दी जुम्मे के दिन। लेकिन इन लोगों के ऊपर तोहमत लग गई है, बहुत बड़ी तोहमत लग गई है कि जुम्मे के दिन खुतबे के दौरान ये सब कुछ हुआ है। कोई तो उसकी जिम्मेदारी कबूल करे। आए ना मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर वाले कि भाई मुझसे गलती है कि मैं रिजाइन करूं। अब ये देखे ना वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ मज़ामत कर ली, जब वो कर लिया जी, वो सिर्फ इतने लोगों की जाने चली गई, जिन लोगों की, जिसका एक बंदा मर गया 10 खाने वाले थे, जिसका एक मर गया उसकी 4 बेटियां थी, जिसका एक मर गया उसकी सिर्फ उसके जो है लोग पीछे खाने वाले कितने थे। वो बाहर मुल्क में नहीं था बेचारा, वो तो दिन की दिहाड़ी कमाने वाला आदमी था या तनख्वाह पे था वो। अब कहाँ से उनका पूरा करेंगे? बताए, अनाउंस करे हर आदमी को कम से कम नहीं भी नहीं 5-5, 6-6 करोड़ रुपए देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी, ताकि पूरी जिंदगी उनकी बेटियों की शादी हो, उनके बच्चों की एजुकेशन हो और उनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिले। तब तो आके आपको मैं मानता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि आप निकालो पाकिस्तान के खजाने से, उनको भरो, कॉम्पनसेट करो उनको, ताकि पता चले, दुश्मन को भी पता चल जाए भाई इनको तो मारना फिर तो कॉम्पनसेट भी कर देते हैं। उनको पता है यार तो छोड़ देंगे इनको रोड के ऊपर, कल ये मर जाएंगे। तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी लो, एक मीटिंग बुलाओ, एक बिल्कुल एक टीम बनाओ, उसके ऊपर वर्कआउट करो, पहुंचो लिंक के ऊपर, कहाँ से ये लिंक आया है, कहाँ से ये लिंक अगर ये लिंक नहीं पकड़ा गया तो आपके और धमाके होने वाले। उन्होंने प्लान एक का नहीं किया होगा, उन्होंने कई प्लान किए होंगे। अब यकीन है ना, एक प्लान नहीं करते ये लोग, प्लानिंग पे जा रहे हैं। ये होमवर्क किया है, बाकायदा होमवर्क हुआ है, और ये तो सिर्फ आपने बहुत प्यारी बात की कि ये एक ही दिन में नहीं हुआ ये हमला, ये पूरा वर्क करके पूरा प्लान करने के बाद हुआ है। जी बहुत अच्छी बात की। 1 सेकंड मेरे साथ रहे, बस मैं 30 सेकंड का मैसेज सबसे ले लूँ, खत्म हो गया। जी हेलो, जी बोले। जी वालेकुम सलाम। 30 सेकंड का मैसेज है, टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल, बहुत देर में आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम को मेरे। जी बात ये है कि मंडे को सही टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा, ताकि शामिल हुईएगा, ताकि आप पूरे प्रोग्राम में शामिल हो। जी इंशाल्लाह। जी बात के जो आप बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस को आपकी नाकाम हो गई, तो भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो को तो वज़ीर आज़म ने इस ड्यूटी पे लगाया हुआ है, पता करो कितने अरकान असेंबली मेरे खिलाफ जा रहे हैं। चलें, बस ये बात है आपकी। जी मंडे को शामिल हुईएगा प्रोग्राम में। टाइम खत्म हो गया, मैं सब मैसेज लेके खत्म कर रही हूँ प्रोग्राम। जी जनाब। जी हाँ जी 30 सेकंड का मैसेज दे दें, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। जी प्रीवियस कॉलर से संजीदा गुफ्तगू की, तो उनसे गुजारिश है कि रोज आया करें, हमें एनलाइटन किया करेंगे। बात यह है कि जब सिक्योरिटी इदारे सियासतदानों को फोन करने में मसरूफ हों, जब हुकूमत सारी तवानाइयां सिर्फ सियासी मुखालफिन को तंग करने में सर्फ करें, जब आप फाटा के अवाम को जो है सियासी की ना दें, जब आप उस इलाका के वसाइल वहाँ के लोगों में तकसीम ना करें, जब उस इलाका के ऊपर वहाँ के लोगों के हक को तस्लीम नहीं करें, जब वहाँ के लोगों को अपने हकूक की आवाज उठाने पर गद्दार कहेंगे, तो फिर वहाँ से जो है ये ऐसे दहशतगर्द जो है वो पैदा होते रहेंगे, उनको लालच दे के अपनी तरफ राग़िब करते रहेंगे। इसलिए इसका हवाला इसी सूरत में हो सकता है कि वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट की जाए, ताकि वहाँ का नौजवान जो है अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने रोजगार का बंदोबस्त कर सके और आप अपनी फैमिली को फीड कर सके, ताकि वो इन लोगों के हाथों में खिलौना ना बने। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी हेलो जी, लास्ट में 30 सेकंड का मैसेज दे दें लास्ट में। जी लास्ट में यही मैसेज है इमरान खान को और हुकूमत वालों को जी कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ। अब वो तो कह रहे हैं, आपको ये कहना चाहिए, आपको याद नहीं कि वो कहते हैं कि घबराना नहीं। और आपने देखा कि बिलावल भुट्टो के जो स्पीच कर रहे थे वहां पे आपको बस
मेरे पास टाइम नहीं है, मगर फिर भी ये थोड़ा सी बात आपके साथ कर लूं कि जैसे बिलावल भुट्टो जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कहते ना अभी वो बोलने ही वाले थे अपनी आवाम से, जो वो कर रहे थे जलसा, जो कर रहे थे जलसे में जो बोल रहे थे, तो वहां से पीछे से एकदम किसी ने वीडियो चला दी, घबराना नहीं, इमरान खान की आवाज में। अफसोस का बात है, मैं आपसे और आपके तमाम सुनने वालों से जी कहूंगा कि कम से कम दुआ करें, दुआ करें के लिए, जो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोगों के लिए भी दुआ करें जो बेचारे इनसे मुंसलिक हैं, इन लोगों से। बस जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, वाकई सही बात है, उन लोगों के लिए दुआ करें। वाकई में जिनके गए हैं ना, उनको सारी जिंदगी का अफसोस है, पर मीडिया में सिर्फ एक ही दिन का अफसोस किया गया है, पर उन लोगों के लिए सारी जिंदगी का अफसोस है, उनके लिए सबके दुआ करें, सलामत के लिए, बाकी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आज प्रोग्राम में शामिल हुए, जज़ाकल्लाह खैर। जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रहिएगा। हमारे सुनिए, पाकिस्तान की सरजमीन आज हमारे खुशियों का गहवार और आजादी की मंजिल है जी। ये खुशियों का गहवार और आजादी की मंजिल बकसने वाले कौन जाबाज थे? पाकिस्तान की कहानी नहीं, जाबाजों की कहानी है। कहानी तकरीबन 100 साल बाद मुजाहिदाना वाकयात और हमारे बुजुर्गों की अंत तक कोशिशों और बेमिसाल कुर्बानियों की दास्तान है। इसको इस तरह मत जाया होने दो, वाकई में इस तरह ना जाया होने दो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही। इंशाल्लाह मंडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।